क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं विदाउट एनी कंडीशन, बस 4 भुजाएं हैं, ठीक है ना। शुक्लाम वरधरम विष्णुम शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये व्यासं वसिष्ठ नपतारम शकतहि पौत्रम मकल्मषम पराशरात्मजं वंदे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी के साथ क्लास 10th मैथमेटिक्स सर्कल्स के लिए आप काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि सर सर्कल्स के चैप्टर को कंप्लीट करना चाहिए, वन शॉट होना चाहिए। तो उसके इस चैप्टर को आज हम स्टार्टिंग से स्क्रैच से पढ़ेंगे, एंड तक पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के जो भी एक्सरसाइजेज आपकी सारे क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर करते हुए चलेंगे, और रिलेटेड जितनी बातें हैं वो सारी की सारी हो जाएगी। तो एक आपको फुल आइडिया क्या होता है सर्कल चैप्टर का, वो आपकी फुल प्रिपरेशन यहाँ से हो जाएगी। इसके बाद हम PYQs ले लेंगे जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स के लिए हुए, और उसके बाद हम हॉट क्वेश्चंस ले लेंगे, अदर क्वेश्चंस जो और अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं इन चीज़ों पर। आप लोगों का एक काम रहेगा कि इस चैप्टर को जो भी आप पढ़ोगे इसे एक बार रिवाइज करना। दूसरा, इसके बाद एनसीईआरटी में दी गई एग्जाम्पल्स को पढ़ना, एक बार बुक को गो थ्रू करना कि दी गई चीज़ें कि आपको बुक से समझ में आती हैं क्या, जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ अब, ठीक है। तो अभी आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के चीज़ें यहाँ पर देखने की कोशिश करें सर्कल्स के बारे में। सर्कल्स का जो बेसिक आइडिया होगा वो यहाँ पर आपको देने की कोशिश की जा रही है। इन टर्म्स ऑफ थ्योरम्स आपको चीज़ें समझाई जा रही होंगी, और बहुत बड़ी बातें नहीं, सिर्फ टेंजेंट और सीकेंट की टर्म्स में आपको सर्कल्स को समझाने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी, ज़्यादा काम नहीं होगा। इसके बाद अगर आप अगली क्लासेस में अगर आप जाते हो, क्लास 11th वगैरह में जाते हो, तो वहाँ पर आपको लगभग यही चैप्टर नंबर 10 के करीब 11 के करीब आपको कोनिक सेक्शन जैसी चीज़ें मिलती हैं, और सर्कल्स पढ़ने को मिलता है, उसकी ज्योमेट्री पढ़ने को मिलती है, सर्कल की इक्वेशन निकालने का आपको मौका मिलता है, जो कि यहाँ पर आपको अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलेगा। वो अगली क्लासेस में मिलता है और मज़ा आता है। 11th में भी फिर भी वो इतना नहीं है, लेकिन अगर आप JEE की प्रिपरेशन या NDA टाइप्स की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करोगे तो वहाँ पर फिर सर्कल डेप्थ में आता है, और वो डेप्थ बिल्कुल ये वाली नहीं होती जो आप अभी पढ़ रहे हो, वो होती है उसकी वैसी वाली जो हम उसका मैथमेटिक्स कर रहे होते हैं। यहाँ पर तो हम कुछ थियरम्स के थ्रू बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के, तो बहुत मज़ेदार होने वाला है। कुल मिला के बात ये है, आगे और मज़ेदार होगा अगर आपका पढ़ने का मन करेगा आगे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर्कल्स, जैसा कि मुझे बताना चाहिए आपको, और आप शायद जानते होंगे कि सर्कल्स बेसिकली एक इस तरह का ज्योमेट्रिकल फिगर होता है, एक 2 डायमेंशनल फिगर होता है। 2 डायमेंशनल जब हम कहते हैं तो हम एक ऐसी चीज़ की बात कर रहे होते हैं जिसको दिखाने के लिए हमें एक प्लेन की ज़रूरत होगी, जिस फिगर को समझाने के लिए। प्लेन क्या होता है सर? प्लेन वो एक ऐसी चीज़ होती है जो 2 लाइन के इंटरसेक्शन से मिलकर बनी हो, यानी एक लाइन होनी चाहिए, दूसरी लाइन होनी चाहिए, और इनका कटान होना चाहिए, इनके बीच में इंटरसेक्शन होना चाहिए, तो बीच में जो सरफेस बनेगा वो प्लेन होगा। जैसे बोर्ड का प्लेन, कैरम बोर्ड का प्लेन, बिलियर्ड्स का प्लेन, टेबल का प्लेन, ऐसे करके डिफरेंट तरह के प्लेन, टीवी स्क्रीन का प्लेन, आपकी मोबाइल की स्क्रीन का प्लेन, 2 लाइनें इंटरसेक्ट करी हैं, बीच में एक प्लेन बना हुआ। तो इस तरह के जो फिगर होगा वो 2 डायमेंशनल फिगर होंगे जो इस प्लेन पे बन सकते हैं। जैसे क्या? जैसे सर्किल इसका एग्जाम्पल हो सकता है, इसी तरीके से एक रेक्टेंगल इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, स्क्वायर इसका एग्जाम्पल हो सकता है, पैरेललोग्राम, ये सब इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। 1 डायमेंशनल फिगर वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक लाइन की जरूरत पड़ती है दिखाने के लिए, जैसे लाइन इटसेल्फ एक एग्जाम्पल है इसका। 3 डायमेंशनल फिगर वो होते हैं जिसको समझाने के लिए आपको स्पेस की जरूरत पड़ती है, प्लेन से काम नहीं चलेगा। एक मूर्ति है, मूर्ति को समझाने के लिए आपको कभी भी आप पेपर में मूर्ति को नहीं समझा सकते, मूर्ति में आप पिक्चर को या फोटो को समझा सकते हो। मान लिया लॉर्ड रामा की, श्री रामा की हमें अगर पिक्चर देखनी है तो वो हमें कागज में अगर बना रहे हम, तो वो बेसिकली 2 डायमेंशनल फिगर है, वो सिर्फ एक फोटो है। दूसरी बारी में अगर आप उनकी मूर्ति बना देते हैं, स्टैचू बनाते हैं, तो वो एक 3 डायमेंशनल फिगर हो जाता है। उसको कोई एक प्लेन कंटेन नहीं कर सकता, उसको दिखाने के लिए पूरा स्पेस चाहिए, 3D चाहिए, 3 डायमेंशन चाहिए, लेंथ, विड्थ और हाइट चाहिए। ये ऐसी बेसिक बात बोल दी, इसका सर्कल से कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन कभी बच्चे क्यूरियस होते हैं। जब मैंने अभी बोला था 2 डायमेंशनल, इसीलिए मैंने खोल दिया उस चीज़ को जो मैंने बोला था। तो कहीं ना कहीं 2 डायमेंशनल फिगर होने का सिर्फ मतलब इतना है कि इसको एक्स और वाई एक्सिस, अगर ये मैं कह दूं कि ये एक्स एक्सिस है और मैं कह दूं कि इस तरह से एक वाई एक्सिस है, तो इन दोनों के बीच में इस प्लेन में लाई करने वाला एक फिगर होता है ये। मेरा मन बिल्कुल नहीं था बताने का आपको, लेकिन अब बता देता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका ये मान लेते हैं सेंटर है, इसका कोऑर्डिनेट C मैंने इस तरीके से लिख दिया, और इसका लेट से H, K इसका कोऑर्डिनेट है। ये आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। कुछ काम है क्या? क्या चाबी उनसे मांग लो उस बगल में। तो H, K आपको मैं समझाना चाह रहा था कि जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है सर्कल का वो क्या है? H, K है। तो बेसिकली अगर ये H, K कोऑर्डिनेट है सेंटर का, ये आपके उसमें बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि 7वां चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, तो थोड़ा पढ़ लेंगे, एक्स्ट्रा क्या जा रहा है। फिर मान लेते हैं कोई भी पॉइंट यहाँ पर P है। सर्किल की डेफिनेशन क्या होती है? कि सर्किल की डेफिनेशन है कि इट इज द लोकस ऑफ दैट पॉइंट P। लेट अस से उस पॉइंट P को कोऑर्डिनेट x, y है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा इसका।
तो डेफिनेशन क्या बन रही है सर्कल की? इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट विच इज ऑलवेज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, विच इज ऑलवेज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। यानी कि किसी फिक्स्ड पॉइंट से, जो पॉइंट मैंने थोड़ी देर के लिए सी अगर नाम ले लिया, उससे ये फिक्स्ड पॉइंट डिस्टेंस पर है, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस CP है दैट विल ऑलवेज बी रिमेन कांस्टेंट। आप भूल जाओ बाकी के फिगर को, सिर्फ C को देखो, सिर्फ P को देखो। P को इस तरीके से मूव करना है कि C से हमेशा वो सेम डिस्टेंस पर रहे, लेकिन मूव करना है। तो एकमात्र रास्ता P के पास यही है कि वो इस पाथ को फॉलो करे जो मैंने बाद में ट्रेस किया। तो P इस तरीके से मूव कर रहा है C से कि C से उसका डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहे, तो उसको इस पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो जो पाथ बनाएगा इस तरह से कि उसका डिस्टेंस C से हमेशा कांस्टेंट रहे, उस पाथ को हम सर्किल कहेंगे। लोकस मतलब पाथ। तो अब दोबारा एक बार रिमाइंड करते हैं, लिख भी लो चाहो तो। व्हाट इज सर्किल? Circle is the locus of a point which is always remain at same distance from a fixed point. वो same distance को हम radius कहते हैं, fixed point को हम circle कहते हैं। That is only the definition of circle. Basic थी इसलिए बोल दी, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि देखो ये टॉपिक नहीं है, मैं नहीं सोच के आ रखा हूँ कि पढ़ाना है आपको, लेकिन अभी बात आ गई है तो एक बार बोल देते हैं। CP बराबर कितना हो गया? रेडियस के बराबर हो गया। क्या आप इस बात से अग्री करते हो जो हमारी डेफिनेशन है? क्योंकि फिक्स्ड डिस्टेंस को हमने रेडियस कहा है। तो CP अगर निकालने की बात करें, कैन आई जस्ट यूज दिस फॉर्मूला x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। क्या हमने ऐसे ही कुछ पढ़ा है कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है? सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ बच्चों। अगर आपने डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं पढ़ा होता, नहीं पढ़ाता मैं आपको ये चीज़, नहीं आपके सिलेबस में थी, लेकिन आप करा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको एप्लीकेशन तो पता चले कम से कम। जो इतनी बातें मैं आपसे कह रहा था ना कि क्लास 11th में पढ़ोगे, बस यही पढ़ोगे क्लास 11th में, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ रहे। ये हो गई व्हाट इज दिस, द इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये होती है, कोई आपसे नहीं बोल रहा बिल्कुल भी। और मैं थोड़ा सा मैं बाहर चले गए हूँ टॉपिक में, क्लास 10th का टॉपिक नहीं है ये बच्चों, लेकिन इसमें क्या हर्ज है अगर हमने बोल दिया एक बारी के लिए। इक्वेशन किसी भी चीज़ की जब हम निकालते हैं, आप मेरे से पढ़ते आ रहे हो, मैं थोड़ा थोड़ा आपको आगे की भी चीज़ें टच कर देता हूँ जहाँ पर मुझे लगता है करनी चाहिए। मैंने आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जब पढ़ाया, मैंने आपको प्रॉपरली समझाया कि लाइन की इक्वेशन कैसे बनी हो। ऐसे ही करके बच्चों ये सर्किल की इक्वेशन है। सर्किल की इक्वेशन, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की इक्वेशन यानी सर्किल की इक्वेशन या लाइन की इक्वेशन कैसे समझ में आता है? वो जस्ट रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y होता है, उसके अलावा बाकी सब कुछ कांस्टेंट होता है। h और k और r ये सब कांस्टेंट है बच्चों। क्योंकि अगर आपको कोई कहता है कि सर्किल ड्रॉ करो एक फील्ड में, मान लिया 15 अगस्त आने वाला है, कोई 26 जनवरी आने वाला है, कोई कह रहा है कि सर्किल ड्रॉ करो, सॉरी, तो आप क्या करोगे? आप टीचर से पूछोगे सर ग्राउंड में किस जगह पर सर्किल ड्रॉ करना है, यानी कि आप वो बोलेंगे उस जगह पर, तो कहीं ना कहीं आपको सेंटर की लोकेशन दे रहे हैं, वहाँ पर जाके आप कील डालोगे अपनी। दूसरा आप बोलोगे सर सर्किल कितना बड़ा या कितना छोटा बनाना है, ये डिफाइन करेगा R। तो R और H कॉमा के दोनों गिवन है, इसका मतलब लोकेशन कहाँ पर आपको अपना पिन रखना है और कहाँ कितना घुमाना है, दोनों बातें आपको दी होंगी। H के दिया होगा और R दिया होगा आपको, शायद आप मेरी बात समझ रहे हो। इसको आप थोड़ा और खोलोगे तो फिर और अच्छे वो होते हैं, वो मैं अभी उसमें नहीं जाऊँगा क्योंकि उससे हमारी रेलेवेंसी नहीं है। इतना तो फिर भी समझ में आता है, आगे जाकर फ़ायदा नहीं, आगे की बातें बोलकर फ़ायदा नहीं है आपकी अभी के क्लास 10th के लिए। लेकिन एक बात छोटी सी जो फ़ायदा दे सकती है वो केस है। केस अगर मैं लगा दूँ, मैं बोलूँ if h comma k is equal to 0 comma 0, what does it mean? h comma k is the coordinate of the center। अगर मैं कह रहा हूँ कि 0 0, इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मेरा जो सर्किल है वो इस तरह का सर्किल है जिसका सेंटर बेसिकली कहाँ लाई कर रहा है? ओरिजिन पे लाई कर रहा है। तो इस इक्वेशन पे अगर मैं डाल के देखूँ तो x माइनस 0 का स्क्वायर विल गिव यू दिस, y माइनस 0 का स्क्वायर विल गिव यू दिस और r स्क्वायर विल गिव यू दिस। तो इस तरह की लगभग आपके पास कुछ एक चीज बनेगी। ये एक सर्किल की इक्वेशन होगी, फिर से दोनों ही सर्किल की इक्वेशन है। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्किल एंड दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। इसे जनरल इक्वेशन कह देते हैं कुछ लोग, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। किसी भी सर्किल की इक्वेशन ये होगी ही होगी, ये हर सर्किल की नहीं होगी। स्पेसिफिक बोला नहीं जा रहा है आज, पता नहीं क्यों ना मेरी आवाज नहीं निकल पा रही, क्यों हो रहा होगा ऐसा। ये स्टैंडर्ड सर्किल है, स्टैंडर्ड सर्किल, ये स्टैंडर्ड सर्किल है बच्चों। स्टैंडर्ड सर्किल किसे कहते हैं? जिसका सेंटर बेसिकली ओरिजिन पे होता है। ये एक बेसिक आइडिया था, इंट्रोडक्शन था। मुझे खुद नहीं पता था इस इंट्रोडक्शन की स्लाइड पे मैं क्या लिखूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो मैंने लिख ही दिया और मेरे ख्याल से काम की बात है। बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग, मेरे ख्याल से इसी के कारण मेरी आवाज़ वो हो रही खराब। चलो देखो अभी क्या हम आगे की बात समझ सकते हैं। टेंजेंट टू अ सर्किल क्या। अब आते हैं अपने बेसिक चीज़ पे। मुझे लगता है कि ये समझ के आपको थोड़ा आपको एक सोच मिली होगी अच्छी, और कुछ नहीं हुआ होगा। अब देखो टेंजेंट सर्किल क्या, बन रहा नहीं बन रहा गोल सर्किल। अरे यार सर आप भी ना बच्चों, देखो टेंजेंट टू अ सर्किल, टेंजेंट हमें सर्किल पे ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट क्या होता है सबसे पहली बात वो हम समझ लेते हैं। देखो दो चीज़ होती है, सबसे पहली चीज़ होती है सेकेंट। जैसे ना देखो मैं कुछ आपको चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ, जरा आई होप आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है देखो चलो
ये इसी सर्किल के मैं 3 पार्ट में डिफरेंट हिस्सों में आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लो कि हमारे पास ये इस तरीके से, इसका कलर चेंज करते हैं जरा, व्हाइट रख लेते हैं। मान लेते हैं बच्चों हमारे पास इस तरीके से एक ये चीज़ है, कुछ चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। और एक हमारे पास ये मैंने ड्रॉ किया, दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास लेट अस से हमारे पास इस तरह की कुछ एक चीज़ है, और तीसरा मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास लेट से कुछ इस तरह की चीज़ है। ये 3 डिफरेंट चीज़ें सर्किल में मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है। आपको मैंने पिछली क्लास में भी कभी ना कभी बताया था, और आप शायद बेसिकली जानते भी होंगे क्लास 6 से कि कुछ रे होती है, किसी को लाइन कैसे कहते हैं, रे कैसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट कैसे कहते हैं। मैं एक बार बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपका करा देता हूँ। ये कोई टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें नहीं है, लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ें ही तो हमें पढ़ने से रोकती हैं, अदरवाइज सारी चीज़ें तो बुक में लिखी रहती हैं। लाइन सेगमेंट है, लाइन है, और बेसिकली रे है। ये 3 चीज़ें हमारे पास क्लास अपने उसमें होती थी 6th में। एक बार समझ लेते हैं क्या होता है। लाइन सेगमेंट बेसिकली वो होता है जिसमें 2 फिक्स्ड पॉइंट्स हमें पता होते हैं, जैसे ए और बी। ये ए बी लाइन सेगमेंट है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी के ऊपर इस तरीके से लाइन सेगमेंट का सिंबल बना के। तो ये ए बी लाइन सेगमेंट, इसके 2 फिक्स्ड पॉइंट पता होते हैं। रे वो होती है बेसिकली जिसका एक तो फिक्स्ड पॉइंट होता है और दूसरा ओपन होता है। दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट ए, लेकिन ये आप नहीं जानते कहाँ जा रहा होगा। जैसे सन रे, सन रे आती है, हमें पता है आती है सन से, लेकिन जाती कहाँ है हमें नहीं पता। हम ये नहीं कह सकते कि ज़मीन पे आके अगर गिर रही है तो ये आखिरी पॉइंट है, ज़मीन को आप थोड़ा और खोदोगे तो और नीचे चली जाएगी, इसका मतलब ये एंडलेस है। दूसरी बात, लाइन जो होती है दोनों ही तरफ से एंडलेस होती है, ना आपको पता आ कहाँ से रही है, ना आपको पता जाएगी कहाँ पर। वो है आपका बेसिकली क्या, आपकी लाइन। समय, टाइम ऐसा ही है, कब शुरू हुआ हमें नहीं पता, कब खत्म होगा हमें नहीं पता, एंडलेस है, अनादि और अनंत है, तो वो लाइन है। तो इस तरह की चीज। तो कुल मिलाकर के इस अगर केस में आप समझने की कोशिश करो, अगर मैं इसे ए पॉइंट कह दूं, इसे मैं बी सेगमेंट पॉइंट कह दूं, तो क्या ये ए बी लाइन सेगमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। इस केस में अगर आप इसको देखोगे, मैं अगर थोड़ा सा समझाने के लिए काम करूं छोटा सा, इसको अगर मैं ऐसा कर दूं तो बेसिकली ये अभी ए बी रे बन सकती है। रे कैसे, मैं इसको ए बोल देता हूं, इसको बी बोलता हूं, लेकिन मैंने इसे फिक्स नहीं किया, समझाने के लिए ए बी बोल दिया भले यहाँ पर, लेकिन ए बी के ऊपर रे लगा दी, मतलब रे लगा दी, इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ। इसको रे ना बोल करके हमने इसको लाइन बोल देते हैं, क्योंकि अभी उसी के हिसाब से ये डिज़ाइन हुआ है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, तो ये हो गया अपना ए बी, और इसको दोनों तरफ से ओपन कर दिया तो ये क्या बन गया, ए बी लाइन। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, ये ए बी लाइन बन गई है। ये वाला बेसिकली क्या बच्चों, ए बी लाइन सेगमेंट है, ये वाला ए बी लाइन सेगमेंट है, ए बी लाइन सेगमेंट है। नेक्स्ट, इस वाले को अगर हम देखें, मैं एक तरफ से अगर इसकी मैं बातचीत करने लग जाऊं, अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा, अब अगर आप चाहो तो लाइन सेगमेंट के अलावा रे बनाना चाहो बना दो, लेकिन उससे मेरी रिलेवेंसी फिलहाल नहीं है। मैं सिर्फ अभी जिस बात पर डिस्कशन करना चाह रहा हूं वो ये, इस चीज़ को ठीक है लाइन सेगमेंट कहते हैं, लेकिन यहाँ की भाषा में अगर हम इसे कहना चाहें, इसी को हम कॉर्ड भी कह सकते हैं। कॉर्ड किसे कहते हैं आप समझने लग जाओ। वो लाइन सेगमेंट, रे, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल अलग चीज़ है, लेकिन अब उसको हम अलग रेफरेंस में देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप अगर किसी की हो सकता है आप बेटी हो, मतलब किसी की मतलब अपने पेरेंट्स की आप बेटी होंगी, अपने ब्रदर की आप बहन होंगी, या अपनी सिस्टर की आप बहन होंगी। इसी तरीके से आप अपने टीचर की स्टूडेंट होंगी। तो आप अकेली कुछ हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण अलग अलग नाम पड़े हुए। वैसे करके इस ए बी लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है, गलत बात नहीं है, लेकिन इसी ए बी लाइन सेगमेंट को एक डिफरेंट सिनेरियो में, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम इसको ए बी कॉर्ड भी कह सकते हैं। ये क्या हो जाएगी, ए बी कॉर्ड। तो कॉर्ड का मतलब क्या होता है ये समझ लो। कॉर्ड मतलब हिंदी स्टूडेंट जो है इसे जीवा कहते हैं बेसिकली, है ना, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदी में क्या कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं, मतलब समझो। कॉर्ड का मतलब ये होता है कि ये केवल सर्किल के लिए डिफाइन नहीं होती, ये किसी भी फिगर के लिए। जैसे एक फिगर मान लेते हैं, ये कुछ एक फिगर है, इस तरह का कोई एक फिगर है, इस फिगर में इस पॉइंट से, ए पॉइंट से इस पॉइंट बी को जोड़ने वाली जो लाइन सेगमेंट है, इसको हम ए बी लाइन सेगमेंट कहेंगे। इस फिगर का नाम भले ही पैराबोला है, आपको समझने की जरूरत नहीं है क्या है, लेकिन इस फिगर में भी ए बी एक कॉर्ड हो गई, ऐसे करके ए सी एक कॉर्ड हो गई, ऐसे करके ए डी एक कॉर्ड हो गई। तो हम समझ पा रहे हैं कि बेसिकली कॉर्ड क्या होती है। कॉर्ड का मतलब सर ये होता है कि किसी भी कर्व के 2 डिफरेंट पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करवाते हो तो उससे मिलने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है उसी को कॉर्ड कहते हैं। सर्किल के केस में आपको दिख रहा होगा ए बी एक लाइन सेगमेंट जो है वो कॉर्ड बन गया, क्योंकि वो सर्किल के कोई 2 डिफरेंट पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर रहा है। सर्किल क्या, वो कुछ भी फिगर हो सकता है, कॉर्ड हमेशा में समझ में आ रहा है किसे कहते हैं, तो एक कॉर्ड हो गई। इस केस में ये जो आपको चीज दिखाई दे रही है ये एक काइंड ऑफ कॉर्ड होती है अगर ये लाइन सेगमेंट होता, लेकिन ये यहाँ से भी दोनों तरफ से इसको चीरता हुआ गया है, बेसिकली इसको इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है आपके फिगर को, सर्किल को। तो इसीलिए इस केस में जो आपके पास ये ए बी टाइप की जो चीज है, जो कि इस केस में ऑल्दो लाइन है, लेकिन इस स्पेसिफिक केस में इसको हम कहते हैं ए बी सीकेंट।
सीकेंट कहते हैं इसको, सीकेंट, जो आपने टेंजेंट सेकेंट पढ़े हुए, तो ये सीकेंट है बेसिकली, अब समझ रहे हो, छेदन रेखा ऐसे ही कुछ हिंदी में शायद इसे कहते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से देखोगे ये वाली इससे इन तीनों से कुछ अलग है, ये लगभग इसी की तरह है, लेकिन इसमें कुछ बात अलग है कि ये इसको 2 पॉइंट पे नहीं बल्कि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, या यूं कहें कि एक पॉइंट पे टच कर रही है। तो इसीलिए जो ए बी बना, अगर आप चाहो तो इसे लाइन का रूप दे सकते हो उसको भी इस तरीके से, तो आप कह सकते हो कि इस बार जो ए बी लाइन है दिस विल बी ट्रीटेड एज द टेंजेंट लाइन, यानी दिस विल बी कॉल्ड एज टेंजेंट, टेंजेंट टू दी सर्किल। ये इस बार टेंजेंट बन गया सर्किल के, टेंजेंट टू दी सर्किल एट पॉइंट पी कह दो अगर आप पॉइंट कहना चाह रहे हो, तो टेंजेंट टू दी सर्किल एट पॉइंट पी, इफ यू वांट टू राइट देन यू कैन, आप लिख सकते हो उसे आराम से, बहुत प्यार से। क्या इतनी बात समझ में आई? तो हमें समझ में आ रहा है कि सीकेंट का ही एक स्पेसिफिक रूप बेसिकली टेंजेंट है, क्योंकि अगर मैं आपको कहता हूं कि जैसे अगर आप समझो ना कि इस तरह से आप इसके पैरेलल अगर आप सीकेंट्स बनाते रह रहे हो, इसके पैरेलल आप सीकेंट्स बनाते रह रहे हो, बनाते रह रहे हो, बनाते रह रहे हो, बनाते रह रहे हो, ऐसे करके सीकेंट्स आप बनाते रह रहे हो, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपको यहां पर, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपको यहां पर 2 टेंजेंट्स आपको मिलेंगे। शायद आप मेरी बातचीतों को थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे कि ये आपको एक टेंजेंट मिलेगा और एक फाइनली आपको यहां पर एक टेंजेंट मिलेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आप इसको ऐसे ऐसे करके बराबर स्लाइसेस बांट रहे हैं इसके, तो फाइनली आपको 2 लाइन जो मिलेंगी लास्ट वाली, वो कहीं ना कहीं बेसिकली टेंजेंट्स हो जाएंगे। तो सीकेंट का ही एक स्पेसिफिक काइंड टेंजेंट होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमने भी फिलहाल समझा टेंजेंट टू अ सर्कल क्या है। टेंजेंट का सिर्फ मतलब इतना है, कोई भी एक ऐसी लाइन जो आपके कर्व को सिर्फ टच करके जाती है उसे टेंजेंट कहते हैं। मैं क्यों कर्व कह रहा हूं, क्योंकि दिस इज नॉट ओनली फॉर सर्किल। वो बात अलग है कि अगर हम टेंजेंट टू अ सर्किल की बात करें तो सर्किल को टच करके जाती है। अगर हम इस फिगर की बात कर रहे हो तो इसमें इस पॉइंट को अगर टच करके जा रही है पॉइंट ए को, तो ये पॉइंट ए पर टेंजेंट है इस कर्व के लिए, जो भी नाम है इस कर्व का, जो भी नाम है। अब सर्किल पे बात हो रही है तो सर्किल के किसी भी पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट है तो इस पर टेंजेंट ड्रॉ करना ये कर लोगे, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करना ये कर लोगे, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करना ये कर लोगे। अरे टेंजेंट वाला टर्म बहुत आएगा हमारे साथ फिजिक्स पढ़ते समय भी, जब हम टेंजेंशियल वेलोसिटी वगैरह को डिस्कस कर रहे होंगे या कुछ और। तो टेंजेंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बहुत बड़ी तोप नहीं होगी। टेंजेंट का सिर्फ मतलब इतना होता है बच्चों कि जो भी आपका फिगर है, जैसे स्पेशल केस में सर्किल की बात कर रहा हूं, तो सर्किल के सिर्फ एक पॉइंट को सिर्फ टच करते हुए जाने वाली लाइन, टच स्पर्श करते हुए जाने वाली लाइन, इसी को कहते हैं स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा? स्पर्श रेखा इसे कहते हैं हिंदी में। और कितना अच्छा समझ में आ रहा है। स्पर्श मतलब आपको पता है ना क्या होता है? स्पर्श मतलब टच होता है, तो टच करने वाली जो रेखा होती है उसे स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट लाइन कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहीं से एक बात का जवाब दीजिए मुझे, किसी सर्किल पर कितनी टेंजेंट लाइंस खींची जा सकती हैं? सर किसी भी, अच्छा टेंजेंट लाइन समझ रहे हो ना आप, इसीलिए मैंने उसको एरो दोनों टाइप बनाया। टेंजेंट एक लाइन है इटसेल्फ, क्योंकि उसका एंड नहीं है, एंडलेस है दोनों तरफ से। अच्छा टेंजेंट कितने? सर इन्फिनिट टेंजेंट्स, इन्फिनिट मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द सर्किल। क्योंकि इस सर्किल पे कितने पॉइंटों से मिलकर ये सर्किल बना हुआ, वी कैन नॉट डिफाइन इट। ये सर्किल कितने पॉइंट से मिलकर बना हुआ, वी कैन नॉट डिफाइन दिस। हमें पता है कि सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट इटसेल्फ, ये भी पॉइंट का कलेक्शन है बेसिकली, लेकिन कितने हमें नहीं पता। क्योंकि जितने पॉइंट उतने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, क्योंकि हर पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचा जा सकता है, और क्योंकि इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स है इसलिए इन्फिनिट मैनी टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं। थ्योरम कहती है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस चीज को एक बार समझने की अब कोशिश करते हैं, धीरे धीरे हमें कुछ पढ़ना है चीजों को, ठीक है, धीरे धीरे चीजों को पढ़ना है। पहली थ्योरम हमें कुछ समझा रही है, इस बात को अब हम एज अ इंफॉर्मेशन लेके चलेंगे, लेकिन अभी हमें इसे प्रूव करना है। ये पहली बात कहती क्या, मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ये सिर्फ इतना कहती है कि सर्किल है, सर्किल पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट P है और इस पॉइंट P से आपने कोई एक टेंजेंट ड्रॉ किया, लेट्स से ये पॉइंट Q है। इस पर्टिकुलर जगह पर, यानी इस पर्टिकुलर जगह पर मान लेते हैं सर्किल को टच किया पॉइंट Q पर, तो दिस इज नाउ एक्टिंग एज अ टेंजेंट। तो मैं टेंजेंट में ऐसे अगर नहीं भी बनाऊंगा फ्यूचर में तो आप मुझे माफ कर देना इस बात के लिए, अदरवाइज ये टेंजेंट एक लाइन ही है, तो मुझे ऐसा बनाना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं बनाऊंगा नहीं तो आप समझ जाओगे कि हाँ लाइन ही है। तो कुल मिला के आपको समझ में आ रहा होगा कि टेंजेंट जो ड्रॉ किया ये कहना चाह रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल, लेट अस से दैट एनी पॉइंट इज Q। वो जो एनी पॉइंट की बात चल रही है वो एनी पॉइंट Q है मान लेते हैं, of a circle is perpendicular to the, जो tangent है this is always perpendicular to the radius of the circle, according to them this is perpendicular to the radius of the circle। अब आप समझते होंगे कि रेडियस क्या होती है, सेंटर से बेसिकली सरकमफेरेंस पर सर्किल के कहीं भी जाने वाली जो लाइन होती है उसी को हम कहते हैं, लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं रेडियस। तो ये रेडियस हो गया। तो कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा, कोई मतलब ये थ्योरम कह रही है कि जो टेंजेंट होता है दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्किल, यानी टेंजेंट होता है वो सर्किल के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, चाहे टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर पड़े। यहां पड़ रहा होगा, यहां अगर पड़ रहा होगा तो टेंजेंट की शक्ल ऐसी होगी, तो दिस विल बी परपेंडिकुलर टू दिस वन। नाउ अगर यहां पे पड़ रहा होगा तो टेंजेंट विल लुक लाइक दिस एंड दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस वन। तो हमेशा टेंजेंट विल बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। थ्योरम ऐसा कहती है। वी नीड टू प्रूव इट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आफ्टर दिस वी विल यूज दिस एज इंफॉर्मेशन। हम इसे इंफॉर्मेशन की तरह यूज कर लेंगे।
तो हम अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें, मैं फॉर्मेलिटीज पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, मेरा फोकस रहेगा आपको समझाने पे। गिवन, प्रूव दैट, ये अभी तक आप समझ गए होंगे, लिखना होता है। चलो लिख भी लूँगा अगर आप बोलोगे तो। वैसे देखो, चलो इधर बच्चों, इधर देखो। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास सर्किल है और इस सर्किल पे मान लेते हैं, मैंने कहा कि ये मेरे पास एक टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने इस सर्किल पर। अभी मैं इसी चीज़ को लिख दूंगा ऊपर पे, लेकिन आप पहले फंडा समझने की कोशिश करो। लेट से यहाँ पर सर्किल का सेंटर है और सेंटर का नाम सी है। मान लेते हैं कि सी पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर तो नहीं कहूँगा, मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, जो थोड़ी देर के लिए मैं परपेंडिकुलर अगर आप कहना चाहो तो कह सकते हो समझाने के लिए, अदरवाइज वी नीड टू प्रूव इट कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ जस्ट अभी थोड़ी देर के लिए, देखना जरा क्या समझा रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई पॉइंट P है, सर्किल पे कोई पॉइंट P है, उस पॉइंट P पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। इस टेंजेंट का नाम मैंने लेट अस से XY टेंजेंट लाइन रख दिया। कोई प्रॉब्लम है? बड़ी बातें नहीं है सर। मैंने इस सर्किल के पॉइंट P से टेंजेंट ड्रॉ किया, वो ऐसा दिखने लग गया। कैसा भी दिखेगा, ऐसा दिख रहा है मान लेते हैं। सर इस पॉइंट P को जैसे ही मैं C से जोड़ता हूं, क्या रेडियस बनेगी? बनेगी सर। मुझे नहीं पता कि 90 डिग्री है, मैं बिल्कुल नहीं बोला कि 90 डिग्री है, मैंने बिल्कुल नहीं बोला, मैंने सिर्फ P को C से कनेक्ट किया। आपको दिख भी रहा हो अगर 90 डिग्री है तो मत मानो, हम मान नहीं रहे, क्योंकि हमें वो प्रूव करना है। बस मैंने उस पॉइंट P को C से जोड़ा, क्या वो रेडियस बनेगी? बनेगी। बेसिकली अल्टीमेटली व्हाट वी नीड टू प्रूव इज, हमें प्रूव करना है कि जो CP है दैट इज परपेंडिकुलर टू XY लाइन। यही तो प्रूव करना है हमें कहीं ना कहीं, कि जो CP है दैट इज परपेंडिकुलर, CP यानी रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। वी नीड टू ओनली प्रूव दिस। हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि जो रेडियस है दैट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। इतना ही बच्चों हमें प्रूव करना है। अब इस बात को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि हाउ वी कैन डू दिस। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए अच्छा, अब हम देखेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे, हम समझते हैं। अब एक बात हम कहते हैं कि लेट से हमने इसी टेंजेंट लाइन में कोई भी पॉइंट चूज किया। देखो समझना, कलाकारी समझना जरा क्या करी मैंने। इस पे कोई भी एक पॉइंट मैंने क्यू सपोज किया, ये क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी जनरल पॉइंट को जो कि इस XY लाइन पे लाई कर रहा होगा, किसी भी जनरल पॉइंट को। जबरदस्ती नहीं है क्यू वहीं पे बैठा, वो कहीं भी बैठा हो सकता है, उनका जनरल रिप्रेजेंटेशन है, वो रिप्रेजेंटेटिव है वो। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ये कह रहे हैं कि एक बारी के लिए हम ऐसा बोल लें कि ये क्यू पॉइंट हमेशा आउटसाइड टू द सर्किल ही होगा। अब समझना इस बात को, देखो मैं बोल रहा हूं हियर पॉइंट Q विल ऑलवेज बी, समझना इस बात को, छोटी सी बात है, आउटसाइड टू द सर्किल। ये बहुत क्रक्स पॉइंट है इसका, आउटसाइड टू द सर्किल। कोई पूछेगा व्हाई? बिकॉज if it will lie inside the circle, then XY will become secant। आप समझिए प्लीज, अगर ये पॉइंट Q इनसाइड हो गया, कब होगा इनसाइड? सोचो, तब होगा जब आपका ये लाइन ऐसी दिखने लग जाएगी। यानी ये XY अगर आपका ऐसा होगा, एक बार के लिए सोचो, तो आप कह रहे होगे कि P तो जहां पर है वहीं पर रहेगा, लेकिन वो Q टाइप का जो पॉइंट है वो इनसाइड अगर लाना चाहते हो तो इनसाइड ऐसे कहीं कहीं आएगा वो इनसाइड। और जैसे ही एक बार वो इनसाइड आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि अगर लाइन को P और Q दोनों से जाना है तो उसको क्रॉस करके जाना होगा, तो डेफिनेटली सीकेंट बन जाएगा। सीकेंट वो है नहीं, क्योंकि हमने पहले ही अज्यूम कर रखा है कि जो कि XY हमारा टेंजेंट है बच्चों। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है ना? ठीक है, होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो हमारा Q हमेशा कहां लाई करेगा? इसी लाइन में। और क्योंकि Q जनरल पॉइंट है, आप किसी भी पॉइंट के लिए सोच सकते हो कि जो भी पॉइंट यहां पर दिख रहा है वो पक्का आउटसाइड टू दी सर्किल होना चाहिए उसे, वो इनसाइड जा ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही वो इनसाइड चले जाएगा वो टेंजेंट नहीं रहेगा, डिस्टॉर्शन हो जाएगा। और हमें मान के चलने शुरुआत में आप ये चीज़ लेके चल सकते हो, गिवन में आप लेके चल सकते हो कि लेट XY बी अ टेंजेंट टू द सर्किल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P। इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, बेसिकली जहां पर ये लाइन और अपना सर्किल को टच कर रहा है। ठीक है, तो आप शायद यहाँ से एक छोटी सी बात समझ पा रहे होंगे। तो हमें क्या क्लैरिटी है कि क्यों, अच्छा इससे होगा क्या सर? क्यों आउटसाइड है इनसाइड है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ रहा है। फर्क ये पड़ रहा है कि इफ यू आर कनेक्टिंग दैट पॉइंट Q नाउ, इफ यू आर कनेक्टिंग दैट Q टू द सेंटर C। अब मुझे बताओ CQ और CP में, सिर्फ अगर आप इतना बता दो कि CQ और CP में विच वन इज ग्रेटर, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। सर CQ विल डेफिनेटली बी ग्रेटर। एंड हाउ वी कैन से दिस? बिकॉज CP इज अ रेडियस। और आप समझ सकते हो कि यहाँ कहीं पर एक पॉइंट होगा, लेट से मैं इस पॉइंट को Q डैश कर लेता हूँ, तो क्योंकि जहां पर वो सर्कल के सरकमफ्रेंस को कट कर रहा होगा, क्या CQ डैश रेडियस के बराबर होगा? तो असल में CP और CQ डैश बराबर होंगे। तो CQ तो थोड़ा और ज्यादा हो गया ना, क्योंकि QQ डैश का फर्क आ गया। तो कहीं सॉरी, तो
तो कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे होंगे कि जो ये सी क्यू वाला लेंथ है डेफिनेटली सीपी से बड़ा है। कितना बड़ा है? क्यू डैश क्यू बड़ा है, क्यू डैश क्यू यानी क्यू क्यू डैश डिस्टेंस ज्यादा बड़ा है। आप समझ तो पा रहे हो? बिल्कुल। तो ऐसे ही किसी भी पॉइंट के लिए अगर कोई भी पॉइंट इस टेंजेंट पे लाई कर रहा है, नॉट ओनली दिस क्यू, किसी भी जनरल पॉइंट के लिए आप चेक करोगे तो हमेशा जो भी डिस्टेंस आएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखते हुए चलो, देखते हुए चलिए। कोई भी पॉइंट होगा जो बच्चों, आप कोई भी पॉइंट अगर उठाओगे यहां से, वो डेफिनेटली क्या आप कह सकते हो कि वो पॉइंट, वो डिस्टेंस हमेशा सीपी डिस्टेंस से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि सीपी रेडियस है और कोई भी इन सब में रेडियस हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी कभी भी सर्किल पे ना तो टच कर सकता है सर्किल को, ना तो सर्किल के अंदर घुस सकता है, क्योंकि उन सबको कहीं ना कहीं बाहर रहना पड़ेगा। बाहर सिर्फ पॉइंट पी ही है जो सबसे क्लोज रह सकता है पॉइंट सी के, अगर आप समझोगे बात को। तो इसका मतलब सीपी का डिस्टेंस इसमें लाई करने वाले किसी से भी सबसे कम है। और आप समझते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं, यानी कि सी से अगर कोई पूछे इस पॉइंट सी से इन सब में कौन सा डिस्टेंस सबसे छोटा होगा, जैसे ये 1 कह दो, इसे एक बार इनको चाहो तो आप अगर नाम दे दो, इन पॉइंट्स को अगर आप चाहो तो नाम दे दो। आप बोलोगे कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट एफ है, ये पॉइंट जी है, ये पॉइंट एच, ऐसा कुछ भी कह दो। तो इन सब में पी सी पॉइंट का ना ए से, ना बी से, ना सी से, ना डी से, बल्कि सिर्फ पी से जो डिस्टेंस होगा वो सबसे कम होगा, और बाकी सारे डिस्टेंस डेफिनेटली सीपी से बड़े ही होंगे। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको इतने सारे पॉइंट बना दिया, अदरवाइज आप सिर्फ एक सिंगल पॉइंट लेकर भी बात कर सकते थे कि सर सी क्यू इज ग्रेटर देन सी पी, वेयर क्यू इज एनी पॉइंट विच इज लाइंग ऑन द लाइन एक्स वाई, यानी टेंजेंट लाइन एक्स वाई पर लाई कर रहा है। शायद आप समझ गए होंगे बात को। तो इसीलिए बच्चों हमें यहाँ से क्या समझ में आया, ये तो मैंने आपको कंक्लूजन बताया था ना, आराम से करो चीज़ों को, जबरदस्ती नहीं है। इसीलिए मैं थोड़ा ना एक एक बात को थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत क्यों है मेरे लेक्चर की, इसीलिए तो है, फिर और क्यों है, क्योंकि बाकी सारी एक्सरसाइज डिस्कशन सब हुआ है ऑलरेडी पहले से, मैंने देख के आया हूँ यूट्यूब में, सब कुछ हुआ है पहले से कर रखा लोगों ने। मैंने देखा मैं अलग क्या करूँगा भाई, तो अलग में मुझे समझ में आया कि एक बात को तोड़ के बताओ, फिर समझ नहीं आ रही। अब आपको शायद क्लियरिटी होगी कि हियर बाय ऑब्जर्वेशन, मैं सिंपल बात बोलूँगा क्योंकि हमने और कुछ नहीं किया, सिर्फ ऑब्जर्वेशन किया। बाय ऑब्जर्वेशन सीपी डिस्टेंस is the shortest distance among all। आप समझ रहे होंगे, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के दम पे बातें बोल रहा हूं, बाकी मुझे कुछ रटने की और याद करने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स व्हाई CP will be perpendicular to the tangent XY। खत्म हो गया, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर है तो उसी को हम वो कहते हैं ना, आप शायद समझ रहे होंगे अब इस बात को। अगर दो पैरेलल्स होते हैं हमारे बीच में, हम कहते हैं दो पैरेलल के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इन लाइन के बीच का डिस्टेंस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कौन सा लेते हैं हम लेते हैं इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही लेते हैं जो कि इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाता है, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता ही है किसी भी दो पॉइंट के बीच का। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, और ये प्रूव हो चुका है आपका। नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.1 को एक बार करने की कोशिश करें। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस दिया कि टेंजेंट कैन हैव इन्फिनिट मैनी टेंजेंट्स, सर्किल कैन हैव इन्फिनिट मैनी टेंजेंट्स, क्योंकि सर्किल पे बेसिकली इन्फिनिट मैनी पॉइंट का कलेक्शन होता है, तो हर एक पॉइंट पे एक एक टेंजेंट ड्रॉ किया सकता है। पॉइंट काउंटलेस होते हैं, इसीलिए टेंजेंट्स भी काउंटलेस हो गए। हाँ, टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट्स इट इन अ सिंगल पॉइंट, बेसिकली वन पॉइंट, क्योंकि जो टेंजेंट होता है वो सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करता है। सरल शब्दों में मैं कहना चाहिए सिर्फ टच करता है इवन, ठीक है ना। अच्छा, a line intersecting a circle 2 point is called, a line intersecting a circle is 2 point is called। अगर ये लाइन दो पॉइंट पे कट कर रही है तो that will be considered as secant, और ये वाली जो ऊपर वाली है अगर ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है P पॉइंट पर, तो that will be called as tangent। तो दूसरे वाले का जवाब तो टेंजेंट था, तीसरे वाले का जवाब क्वेश्चन का secant है। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे कि ये वाला क्वेश्चन जो बोल रहा है सर्किल कैन हैव a line tangent to a circle is 2 point is called a secant। A circle can have parallel tangent। सर्किल के बाद कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, अभी हम इसे आगे प्रूव भी करेंगे, ऐसा कुछ आएगा क्वेश्चन एक। तो आप देखोगे एक टेंजेंट अगर सर्किल पे ही है तो दूसरा ये हो सकता है जो इसके पैरेलल हो, तीसरा नहीं हो सकता। अगर ऐसे करके कोई कहना चाह रहा है कि एक सर्किल है, इसके पास एक टेंजेंट ही है, तो उसके पैरेलल यही एक दूसरा टेंजेंट हो सकता है जो इसके पैरेलल हो, यानी कि Q हो, ये पॉइंट P हो, ये R हो, ये पॉइंट S हो इसका। तो कुल मिला के आप समझ सकते हो कि ऐसी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ दो ही पैरेलल टेंजेंट्स बनाए सकते हैं सर्किल के ऊपर, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं बना सकते। कुछ भी आप कर लो, आपका मन करेगा आप बोलोगे एक ही है तो एक ही हो जाएगा, फिर कोई बात नहीं, एक T हो जाएगा, U हो जाएगा। तो इस तरह से दो पैरेलल सर्किल आपके, दो पैरेलल टेंजेंट्स ही आपके पॉसिबल हो सकते हैं सर्किल में।
द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल एंड अ सर्किल इज कॉल्ड, ये कॉमन पॉइंट जो टेंजेंट और सर्किल के बीच में कॉमन होता है, जैसे इस केस में ये एस पॉइंट कॉमन है, यहाँ पे आर पॉइंट कॉमन है, ये पी पॉइंट कॉमन है, ये क्यू पॉइंट कॉमन है, ये टी पॉइंट कॉमन है, किसके बीच में, सर्किल और टेंजेंट के बीच में, सर्किल और टेंजेंट, इसको कहते हैं पीओसी यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A tangent PQ at point P of a circle is radius 5 सेंटीमीटर। देखो जरा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। बोल रहे a tangent PQ at point P of a circle, a tangent PQ at point P of a circle। इसको या लेट से पॉइंट P कह देते हैं और PQ इस टेंजेंट का नाम इन्होंने दे दिया समझाने के लिए, और पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर सेंटीमीटर। रेडियस कितना है इसका, 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है बेसिकली इट इज ऑफ 5 सेंटीमीटर। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O, यानी सेंटर O से आने वाली जो लाइन होगी एट पॉइंट Q, अच्छा मतलब Q को ही कनेक्ट करना है बेसिकली, तो समझ में आई गेस आ चुका है हमें समझ में कि करना क्या है हमें अल्टीमेटली। ठीक है, इसको इससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सच दैट OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। जो क्वेश्चन में बच्चों दिया हुआ है उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, अभी एक्सप्लेन करता हूँ। लेंथ PQ कितना होगा, PQ का लेंथ पूछा हुआ आपसे, जबकि आपको बोला हुआ रेडियस 5 सेंटीमीटर, इट शुड बी रेडियस, क्योंकि आप जानते हो रेडियस कुछ नहीं होता, सेंटर को किसी भी पॉइंट से सर्किल के सर्कमफरेंस पे लाई करने वाले कनेक्ट करने से बनता रेडियस। तो हमें कहीं ना कहीं QP पता है, और हम अभी जानते हैं, थोड़ी देर पहले हम प्रूफ करके आए कि जो टेंजेंट होगा इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस। क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये टेंजेंट है क्योंकि एक पॉइंट पर टच कर रहा है? क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये रेडियस है? तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में भी हमने पीछे देखा 90 डिग्री एंगल बनता बना, बस अब 90 डिग्री का एंगल बन गया, यूनिटी जस्ट वो क्या बोलते हैं उसे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चों, इस तरह की चीज होती है कि आपके पास एक परपेंडिकुलर लाइन होती है, उसका स्क्वायर बेसिकली बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। अगर आप उस ट्रायंगल को समझने की कोशिश करो तो परपेंडिकुलर कौन है, OP है, किस पे परपेंडिकुलर है, PQ पे। तो कहीं ना कहीं आप चाहो तो उसको P कह दो, उसको Q कह दो, तो PQ बेस पर परपेंडिकुलर है OP, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें कवर हो चुकी है। OP डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर। ऐसी तरीके से OQ डिस्टेंस कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज को प्लेस करो। दूसरा वाला क्या लिखा हुआ इसके अलावा, PQ हमें निकालना था। तो अब एकदम से समझ सकते हो कि OQ का स्क्वायर बराबर हो गया OP का स्क्वायर प्लस का PQ का स्क्वायर। PQ का स्क्वायर हमें निकालना है, तो PQ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, OQ का स्क्वायर माइनस का OP का स्क्वायर। और OQ कितना है बच्चों, 12 है, तो 12 का स्क्वायर कितना देगा, 144। OP कितना है, 5 का स्क्वायर 25, तो 144 में से 25 देखो गलती मत करना, आमतौर पर ट्रिग्नोमेट्री में दोनों जोड़ते तो 169 आता है, परफेक्ट आता है। तो बच्चे इस लालच में इसका आंसर वैसे जोड़ देते हैं, ऐसा ऊटपटांग काम करते हैं, इसलिए अलग से फिगर बनाया मैंने इसका। तो कुल मिला के PQ बराबर आपको समझ में आ रहा होगा, 144 में से 25 घटाओगे 14 में से समझना, तो 119 इस तरह से आ रहा है, 1925 से 35 और 9, हाँ ठीक है। तो कुल मिला के PQ बराबर इतना यूनिट आ रहा है, यूनिट मतलब सेंटीमीटर बोल दो क्योंकि सेंटीमीटर में देगा। तो ये इसका आंसर होगा। देखो 13 भी इन्होंने आंसर दिया था लेकिन ये गलत होगा, 13 नहीं होगा, और ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आप समझ पा रहे होंगे कि 13 क्यों नहीं होगा, क्योंकि होने के लिए है ही नहीं, लेकिन वो देंगे जानबूझ के, क्योंकि काफी बच्चे इसका आंसर 13 भी लिखेंगे, क्योंकि उन्हें दिखेगा कि 44 में 25 जोड़ दो, उन्हें पता रहता नहीं करना क्या, वो सिर्फ आंकड़े को मैच करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ड्रॉ सर्किल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट, draw a circle and 2 lines parallel to a given line such that one is tangent and the other is secant parallel to a given line। जैसे draw a circle, जैसे मान लेते हैं कि एक हमारे पास एक गिवन लाइन ये है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बच्चों एक लाइन ये है, तो लाइन है तो ऐसे करके प्रॉपर्ली दिखाना। अगर मैं आपका टीचर हूँगा, अगर कॉपी चेक करने वाला, अगर आप लाइन में ये एरो नहीं मारोगे मैं इसे काट दूंगा, ठीक है। तो लाइन बेसिकली दोनों तरफ एरो है। ड्रॉ अ सर्किल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन, इस लाइन के पैरेलल बनानी है लाइन, और एक होनी चाहिए आपके पास कैसी, टेंजेंट, और दूसरी होनी चाहिए आपके पास सेकेंड। तो इसके पैरेलल अगर आप टेंजेंट बनाना चाहते हो तो दैट विल लुक लाइक दिस, मतलब अगर आप क्या बोलते हैं, अगर आप टेंजेंट बनाना चाहते हो तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, और अगर आप यहीं पर सेकेंड बनाना चाहते हो दैट विल लुक लाइक दिस, ये सेकेंड हो गया। तो आप शायद इस बात को थोड़ा समझ पा रहे होंगे कि दिस इज अ सेकेंड। एंड वाई इट इज अ सेकेंड, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, A पॉइंट और B पॉइंट, 2 डिफरेंट पॉइंट पर इसने इंटरसेक्ट किया। Why it is a tangent? Because it is touching at only a single point। और ये हो गया आपके पास लाइन, तो ये आपके पास हो गया टेंजेंट, वो हो गया आपके पास सेकंड, और आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। बस इतना ही ड्रॉ करके दिखाना था, ठीक है। आगे बढ़ रहे, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम, देखो अगर हमारे पास ये एक सर्किल है और यहाँ पर कोई एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P से अगर हमें कोई कहेगा टेंजेंट ड्रॉ करो, वी कैन ओनली ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू द सर्कल। एक पॉइंट P से उधर की तरफ जाएगा और दूसरा ये, आप चाहकर भी एक दूसरा कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर ही नहीं पाओगे इस सर्किल पर। किसी भी सर्किल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, जो कि हमेशा एक्सटर्नल ही होगा, क्या इंटरनल पॉइंट से हम कभी सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हम अंदर नहीं बाहर से ही ड्रॉ कर सकते हैं, और वो भी कितने ड्रॉ कर सकते हैं? सिर्फ 2। किसी भी एक सिंगल पॉइंट से हम सिर्फ 2 ही पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से। अभी ये सारे के सारे एप्लीकेशन आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसे T कह देते हो और इसे T1 कह देते हो या T2 आप इसे कह देते हो, तो बेसिकली PT1 और PT2 आपकी ये 2 डिफरेंट टेंजेंट्स हैं।
अभी आप धीरे धीरे समय के साथ सीखोगे कि जो ये PT1 होता है और जो PT2 होता है दोनों आपस में लेंथ वाइज बराबर होते हैं। ये आप थोड़ी देर बाद प्रूव करोगे इस बात को कि इन दोनों टेंजेंट्स का लेंथ सेम होता है, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का। ये बात समझ लेने लायक है कि टेंजेंट इटसेल्फ एक लाइन होती है, ये एंडलेस है। मतलब अगर आप कहोगे कि टेंजेंट आपस एक लाइन है मतलब कि यहाँ से कहीं पीछे को ऐसे जा रही है, लेकिन जब हम लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे होते हैं हम सिर्फ इन दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इटसेल्फ एक सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, क्योंकि 2 पॉइंट्स के बने उससे बना है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ, जो मैं भी आपसे कह रहा था कि इक्वल होती हैं, ये प्रूव करना है अभी हमें। तो अगर हम देखेंगे इस बात पे, हम बोलेंगे कि लेट से यहाँ पे एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P से हमें क्या करना है फटाफट से बच्चों, हमें वही काम करना है जो हम इससे पहले कर रहे थे कि एक टेंजेंट ड्रॉ किया और दूसरा टेंजेंट हमने इस तरीके से ड्रॉ किया। तो ये 2 डिफरेंट टेंजेंट्स हमने बनाए। लेट से यहाँ पर एक पॉइंट Q बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम R बोल देते हैं। तो कहीं ना कहीं व्हाट वी नीड टू प्रूव कि PQ बराबर PR होगा। सो हम थोड़ी बातों को एक बार कर लेते हैं जो प्रॉपर होती हैं। हम बोलेंगे लेट P बी अ एक्सटर्नल पॉइंट, एन एक्सटर्नल पॉइंट from where we drawn, from where we have drawn tangents PQ and PR। ठीक है। Now what we need to prove is, हमें प्रूव करना है बच्चों कि जो लेंथ ऑफ PQ होगा दैट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ PR, यानी PQ और PR का जो लेंथ होगा ये आपस में इक्वल होगा, यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आपस में इक्वल है। मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन ने ही बोला हुआ कि भाई द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, यानी कि इक्वल होते हैं, सब प्रूव करो। हम ऐसा जबरदस्ती का नहीं करेंगे, हो रहा होगा तो कर देंगे, नहीं हो रहा होगा तो हम बोल देंगे भाई हमारे बस का नहीं है। पॉइंट C, यानी सर्कल का जो सेंटर है C है, तो हम ऐसा बोलते हुए चल सकते हैं बातें कि लेट C बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, ऐसा करके आप बेसिक बातें बोल सकते हो। ठीक है, इसमें कोई ड्रॉ वगैरह करने वाली बात नहीं है। सर्कल गिवन है तो उसका सेंटर भी गिवन ही होगा, इसमें अलग से आपने कंस्ट्रक्शन नहीं कर रखा। अभी अगर मैं एक बारी के लिए कहता हूं कि इफ आई एम कनेक्टिंग दैट सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर मैं उसके साथ इसे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, लेट अस से मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया और इसी तरीके से इसको मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया एक बारी के लिए, मैं इतना सा छोटा सा काम कर रहा हूं। ठीक है, चाहो तो आप इसे कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो, अदरवाइज कोई ऐसी बड़ी बात आप कर नहीं रहे, आप फंडा समझो मेन, अगर आपको समझ में आ जाएगा आप लिख लोगे सारी बातें, और मैं उस पर फोकस कर रहा हूं इस बार। एंड इफ यू आर कनेक्टिंग दिस पॉइंट P टू दी सेंटर, मान लिया मैंने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, बस इतने से काम किए मैंने, जो ऑलरेडी हुए हुए काम है, बस मैंने आपको दिखाने के लिए उन्हें दिखा दिया। यहाँ पर ऐसा आपको दिख रहा होगा कि 2 डिफरेंट ट्राइंगल्स बन चुके हैं, एक ट्राइंगल PCQ और एक ट्राइंगल PCR। तो आप समझ सकते हो क्या, यहाँ से देख के बताओ, इन ट्राइंगल PCQ एंड ट्राइंगल PCR, इन 2 ट्राइंगल्स में हमें डिस्कशन करना है। क्या आप देख के समझ पा रहे हो क्या कि ये दोनों ट्राइंगल्स में, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, क्या PC और PC दोनों के बराबर हैं? दोनों के बराबर, दोनों ही ट्राइंगल पे हैं बेसिकली, तो मैं कह सकता हूं कि दोनों कॉमन साइड्स है बेसिकली। क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि जो CQ का डिस्टेंस है और जो CR का डिस्टेंस है ये भी दोनों इक्वल होंगे? वाई? बिकॉज दे आर द रेडियस। रेडियस हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ द सर्किल से किसी भी सर्कमफरेंस के पॉइंट को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो रेडियस बनती है, तो CQ इज रेडियस, CR इज रेडियस इटसेल्फ, तो दोनों ही सेम होंगे क्योंकि सर्कल की रेडियस सेम होती है, वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो CQ बराबर CR हो जाएगा। और तीसरी बात आप यहाँ से देख सकते हो, तीसरी बात बेसिकली हमें प्रूव करनी है, कौन सी वाली? हमें प्रूव करनी है कि PQ और PR भी बराबर होगा। क्या आपको आइडिया लग रहा है यहाँ से कि हमने 2 बातें इस ट्राइंगल में देख ली, SS, क्या कोई एक तीसरी बात हो सकती है जो हम समझ पा रहे होंगे? क्या आपको समझ में आता है? हमने थोड़ी देर प्रूव किया था कि ये दोनों एंगल्स, मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा। क्यों? बिकॉज दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द टेंजेंट एंड एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, हमने पीछे देखा भी, प्रूव किया इवन। इसी तरीके से दिस इज द रेडियस CR एंड दिस इज द टेंजेंट, तो ये दोनों के दोनों 90 बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये एंगल 90, ये भी 90, तो आपस में बराबर। क्या मैं सिंपल ये कह सकता हूं कि एंगल CQP इज सिंपली इक्वल टू एंगल CRP? बच्चों मैंने कुछ भी गलत बोला तो आप प्लीज मुझे बता सकते हो कि सर आप गलत बोल रहे हो, ये 90 डिग्री हो गया। और ये क्यों हुआ 90 डिग्री? बिकॉज हम जानते हैं यहाँ पर कि रेडियस जो होती है दैट इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। बस इस वाले लॉजिक का मैंने इस्तेमाल करके यहाँ पर ये बात बोली। क्या आपको समझ में आ रहा है? 2 साइड्स और एक एंगल की क्राइटेरियन से हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि बाय SAS ट्राइंगल PCQ इज कंग्रुएंट टू द ट्राइंगल PCR। जब मैं छोटा था ना, मुझे बहुत अजीब लगती थी ये चीजें सुनने में, कंग्रुएंसी क्या क्या, लेकिन जिस बच्चे ने मेरे से अभी ट्राइंगल पढ़ा हुआ है उसको बहुत क्लैरिटी होगी, क्योंकि मैंने कंग्रुएंसी को भी वहां पर समझाया, जबकि इस बार हमारे पास कंग्रुएंसी नहीं थी, सिमिलैरिटी थी ट्राइंगल्स में। लेकिन कंग्रुएंसी का सिर्फ मतलब क्या होता है? कंग्रुएंट का मतलब होता है डिट्टो, एक जैसा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे पास ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल डिट्टो एक जैसे हैं,
एक जैसे होने का मतलब कि अगर इनके दो साइड्स आपस में इक्वल है तो तीसरी वाली जस्ट एकदम इक्वल होगी। इसी तरीके से अगर ये एंगल इक्वल है तो बाकी एंगल्स भी इक्वल होंगे। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर एक ट्राइंगल ये है तो इसी का सेम टू सेम एक आई एम सॉरी, हटा तो नहीं कुछ, अगर ये एक ट्राइंगल मैंने बनाया तो इसी का सेम हूबहू एक और कॉपी में बना नहीं पाऊंगा, यहाँ पे थोड़ा वो हो रहा है प्रॉब्लम। तो उसी की सेम टू सेम जो कॉपी होगी, सेम कॉपी, उसको हम कहेंगे कि वो उसका वो है, क्या बोलते हैं उसे, कन्ग्रुएंट, आपस में कन्ग्रुएंट फिगर्स है आपस में। आप समझो, जैसे सोचो कि एक 5 सेंटीमीटर का एक सर्किल है और ये भी 5 सेंटीमीटर का सर्किल है, दोनों कन्ग्रुएंट सर्किल है क्योंकि एग्जैक्ट डिक्टो सर्किल है, ठीक है। इसी तरीके से ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड्स 3-3 सेंटीमीटर की है, और यहाँ पे भी एक है जिसकी 3-3 है। तो बेसिकली ये दोनों फिर से कन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, बिल्कुल डिक्टो एक जैसे। लेकिन अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल 3 सेंटीमीटर का होता और ये वाला इक्विलैटरल ट्राइंगल 6 सेंटीमीटर का होता, मुझे आप बताओ क्या ये कन्ग्रुएंट है या फिर ये क्या है? प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे बढ़ता हूँ, ऑनेस्टली बताना प्लीज, ठीक है। ऑनेस्टली बता दिया आपने, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूँ, लिख देना कमेंट में, अब मैं बताने वाला हूँ वो सिमिलर है। और आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि कोई भी जो कन्ग्रुएंट फिगर होता है वो ऑटोमेटिकली सिमिलर भी होता है, लेकिन हर सिमिलर फिगर कन्ग्रुएंट तो जरूरी नहीं है। क्या समझ पाए नहीं पाए? समझना चाहिए आपको बच्चों, क्या ये बात समझ में? अगर ये ऐसा है तो हम बोल सकते हैं बाई CPCT, corresponding part of congruent triangles by CPCT, क्या हम तुरंत कह सकते हैं कि जो उनकी थर्ड साइड होगी यानी PQ और PR वो भी इक्वल होगी सर, हो गया प्रूफ। इसमें क्या, देखो ना कितना अच्छा टूल हमें मिला हुआ है, हमने सिर्फ कन्ग्रुएंसी से इस बात को प्रूव कर दिया। हमने कहा भाई वो ट्राइंगल ही सिमिलर, सॉरी ये दोनों ट्राइंगल आपस में कन्ग्रुएंट है, अगर कन्ग्रुएंट है तो थर्ड साइड को डेफिनेटली इक्वल होना पड़ेगा। हो गया, आंसर आ गया। आगे बढ़े क्या? एक्सरसाइज 10.2 को करते हैं बच्चों। एक बार देखो इस क्वेश्चन को, मैं थोड़ा देखता हूँ हमारा क्या सब कुछ सेटअप सही चल रहा है। हेलो हेलो हेलो, थोड़ा सा नॉइस ज़रूर रहता है यहाँ पर, इसको कैमरा मतलब कुछ होता नहीं रहा दिक्कत, मैं मान लेता हूँ नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो सर मान लेते हो सर, मैथ्स में तो मानने का ही खेल होता है ना सर। हाँ ठीक है, चलिए। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, अब अच्छे क्वेश्चन है प्लीज ध्यान से देखना। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, देखो बच्चों इधर ध्यान से देखते हुए चलो। द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24, मतलब लेंथ ऑफ द टेंजेंट मान लेते हैं t इसका वो है, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन QT इन्होंने दे रखा है 24 सेंटीमीटर। आराम से करो, ध्यान से करो, कोई जबरदस्ती नहीं है जल्दीबाजी करने की। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे सेंटर ये होगा, तो ये बोल रहे हैं कि QC का जो डिस्टेंस है दैट इज ऑफ 25 सेंटीमीटर। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो अल्टीमेटली दे आर इंटरेस्टेड टू नो दिस वैल्यू कि ये कितना होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि हमें सभी कुछ क्लैरिटी होगी कि सर कर क्या रहे हैं आप लोग, ऐसे बात आपके मन में नहीं आ रही होगी। तो हमें देर का कहीं ना कहीं, अच्छा मुझे पता है कि 90 डिग्री होता है, तो मुझे फिर से क्लैरिटी है कि ट्राइंगल बनेगा, इसलिए मैं बार बार आपके लिए एक अलग से ट्राइंगल बना के दिखाऊंगा। जबरदस्ती यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि मुझे प्रॉब्लम करता था जब मैं पढ़ता था, इसलिए मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि कहीं आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो क्या आपको बच्चों एक बात समझ में आ रही है कि इस ट्राइंगल में मैं आपको बहुत अच्छे से इसके सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन में काफी ट्रिक है। अभी आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है यहाँ पर, लेकिन एग्जाम में आप गलत भी कर दोगे। अभी मैं आपको फिक्स्ड पैटर्न बताऊंगा, इसलिए मैं जानबूझ के उल्टे पुल्टे मेथड से आपको करवाऊंगा, जबरदस्ती आगे पीछे करके, ताकि आप एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए अभी वो करवाऊंगा मैं काम। फिलहाल इधर देखो, क्या आपको दिख रहा है कि CT जो है वो QT पे हुआ है, तो QT इज एक्टिंग लाइक अ बेस, तो T को यहाँ रख दो, बेसिकली Q को यहाँ रख दो, और हमें पता है कि CT तो C है, तो CT परपेंडिकुलर हो गया QT पे, तो सर CT परपेंडिकुलर QT पे, तो आप वैल्यूज रखना चालू कर दो। QT आपको पता है 24 है, तो 24 रख दीजिए प्लीज, सेंटीमीटर में है, मुझे पता है। QC कितना है 25 है बच्चों, तो ये 25 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर। वी नीड टू फाइंड इट, तो बाय हेल्प ऑफ पाइथागोरस वी कैन सिंपली से कि CT का स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर इज डेफिनेटली इक्वल टू CQ का स्क्वायर। तो CT कितना हो गया, CT वी नीड टू फाइंड इट, तो हमारे पास CT स्क्वायर बराबर हो जाएगा CQ का स्क्वायर माइनस का QT का स्क्वायर। तो बच्चों CQ का स्क्वायर, CQ कितना है 25, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। QT कितना है आपके पास 24, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576। तो कुल मिलाकर हमारे पास CT का स्क्वायर हम निकालने ही वाले हैं बस थोड़ी देर बाद। तो हमारे पास हो गया कि CT का स्क्वायर बराबर हो गया रूट के अंदर 625 में 15 में से 6 गया 9 होता है मेरे ख्याल से, 25 चलो 11 में से 7 गया कितना होता है 4 ना, तो 49 ही हो रहा है। तो CT बराबर बेसिकली हमारे पास निकल गया 7 सेंटीमीटर। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि ये वाला जो रेडियस पूछा था हमसे वो 7 सेंटीमीटर है। अच्छी बात है कि ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो हमने ऑप्शन कर दिया फटाफट से। नेक्स्ट है, इन फिगर इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स। TP एंड T, बच्चों हमें दिखाई दे रहा है क्या कि TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स है? सर बिल्कुल हमें दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन मैं देखता हूँ कैसा दिख रहा है, साफ दिख रहा है, चलो मैं यही सोच रहा था, यहाँ साफ दिख रहा है बिल्कुल, यहाँ थोड़ा सा वो है। तो TP और TQ आपको एकदम दिख रहा होगा, वो है ठीक है विद सेंटर हो। मुझे ना, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, मैं सबसे पहला जो फैक्ट लिखना चाहता हूँ वो लिखना चाहता हूँ कि TP और TQ बराबर होंगे, मुझे कुछ नहीं पता और
क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले प्रूव करके आया हूँ कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट का जो लेंथ होता है वो सेम होता है, कंग्रुएंसी से प्रूव किया था। तो टीपी टीक्यू बराबर। आगे पूछते हैं क्या बोल रहे हैं, बोल रहे कि देन पी टीक्यू, बोल रहे हम इसमें बात ही नहीं कर रहे यार, आप पता नहीं क्या क्या बताने में लगे। बोले हमारा डिस्कशन तो सिर्फ और सिर्फ, मैं वहाँ क्यों देख रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ कि माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये एंगल 90 होगा, क्या भूल गए आप, क्योंकि एंगल्स के बीच में बात चल रही है तो, और ये वाला भी 90 होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि टेंजेंट और ये रेडियस है, टेंजेंट और रेडियस आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, प्रूव किया था थ्योरम नंबर 1 में, और ये चीज़ थ्योरम नंबर 2 के अकॉर्डिंग लिखी है। इसकी जरूरत भले ही अभी लग नहीं रही मुझे, क्योंकि एंगल्स पे बात होनी है। भाई बताओ मुझे सिर्फ ये एंगल निकालना है, शायद यही होगा, और क्या निकालना है, पीटीक्यू निकालना है। ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ, क्या आपको नहीं लगता कि क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल पी, एक बार अगर इसे सिर्फ एंगल पी बोल दूं, इसे एक बार सिंपल थोड़ा एंगल ओ बोल दूं, इसे थोड़ी देर के लिए सिंपली एंगल क्यू बोल दूं, एक बार इसे थोड़ी देर के लिए एंगल टी बोल दूं जो मुझे निकालना है, क्या आपको नहीं लगता कि दैट शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, बोलो कि नहीं होता सर, इतना बोल दो, तो ये इतने के बराबर होगा। क्या आपको नहीं लगता कि 360 डिग्री बराबर हमारे पास एंगल पी को, एंगल पी बेसिकली 90 डिग्री है, क्या आप समझ पाते हो कि एंगल पी और एंगल क्यू आपस में बराबर हैं एंड बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल पी 90 डिग्री है, एंगल ओ को एंगल ओ लिख दीजिए, एंगल क्यू कितना है फिर से 90 डिग्री है, एंगल टी कितना है उसको एज इट इज लिख दीजिए। एंगल ओ बच्चों हमें गिवन है इवन, तो 90 और 90 कितना होता है 180, और एंगल ओ भी हमें गिवन है 110 डिग्री, और एंगल टी अननोन है बस हमारे पास 360। तो कहीं ना कहीं 380 में से 180 मतलब 360 में से 180 जाएगा तो कितना होगा 180 बचेगा। और अपना स्टाइल है कैलकुलेशन का, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, आपका अपना स्टाइल हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग 70 डिग्री आ गया आंसर एंगल टी। और एंगल टी असल में वही चीज़ है जो ये लोग बोल रहे थे पीटीक्यू टाइप का। तो स्टाइल मारने के लिए वापस ऐसा लिख दो जैसे कि हम तो पहले से ही ऐसे सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पास एंगल 70 डिग्री के बराबर आ गया, दैट विल बी द रिजल्ट। आगे बढ़ते कुछ भी नहीं था, आपने देखा क्वाड्रिलेटरल का सिर्फ इंटीरियर एंगल्स का सम लगाया, और क्या करोगे इससे ज़्यादा। और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें आने वाली है बच्चों, बहुत ध्यान से देखते हुए चलो। इफ टेंजेंट्स पी एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल, देखो इधर एक पॉइंट पी से टेंजेंट पी एंड पी बी, लेट्स से पी ए है और ये लेट्स से पी बी है, तो मान लेते हैं पॉइंट पी है, मान लेते हैं पॉइंट ए है, तो टेंजेंट पी ए एंड पी बी, आगे बढ़ते हैं। हमें पता है पी और पी बी का लेंथ सेम होगा, लेकिन आगे देखते हैं क्या बोल रहे। देखो मुझे पता भी नहीं है क्या बोल रहे, लेकिन मैं पहले एक बार लिख लेता हूँ, अच्छा लगता है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन लिख दी मैंने। विद सेंटर ओ, अच्छा इसका सेंटर ओ है, ठीक है सर, मान लेते हैं कि सेंटर ओ है इनका। चलो आप क्या याद रखोगे, हमें are inclined to each other at an angle of 80 degree. If tangents P and PB from a point P to the circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then POA कितना होगा। बोले कि दोनों के दोनों इंक्लाइंड एक दूसरे के ऊपर कितने डिग्री के एंगल पे सर, बोला हुआ 80 डिग्री। इनका एंगल यही तो होगा, टेंजेंट्स के बीच का इंक्लिनेशन एंगल क्या है, यही तो है। ये टेंजेंट्स आपस में कहीं पे तो काट रहे हैं एक दूसरे को, कितना एंगल बना रहे हैं 80 डिग्री, वही बोलना चाह रहा है वो, एक डिफरेंट लैंग्वेज है। अच्छा फिर पूछ के रहे हैं कि देन POA कितना होगा। POA दे आर इंटरेस्टेड फॉर दिस मच डिस्टेंस, दिस मच एंगल बेसिकली। देखिएगा एक मिनट, ये वाला जो एंगल होगा इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं कि हाउ मच विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। ये एंगल कितना होगा, POA वाला एंगल कितना होगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं। और ये एंगल हमें टोटल 80 दे रखा, मुझे पता है कि भाई ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, क्या होगा कि नहीं होगा, इतना बताओ। मुझे पता है ये 80 है। और देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बात देखी थी, अगर आपको याद होगा इस ट्राइंगल के बारे में हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें देखी है यहाँ पे सारी की सारी। क्या आपको याद आ रहा है, यहीं पे था ना, हाँ, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल हमने प्रूव किए थे कि कंग्रुएंट है, बोलो नहीं किए थे सर, प्यार से आपके सामने पूरा का पूरा डेरिवेशन रखा हुआ। ये 90 है। आप मुझे बताओ कि कैच कर लिया मैंने, क्या सोच रहे हैं आप। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, अगर हम उस कंग्रुएंसी के रूल के हिसाब से देखने की कोशिश करें, तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होंगे आपस में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन है, यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से जोड़ने वाली जो लाइन है, बेसिकली ये इन दोनों को बाइसेक्ट कर रही है, एंगल बाइसेक्टर की तरह काम कर रही है। यानी कि जो एंगल ये है वही एंगल ये है, बस बात इतनी सी समझ में आ रही है। तो क्या आप इस बात को यहाँ पर सीधे से इम्प्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि ये टोटल 80 डिग्री है, क्या आप समझ पाते हो कि ये 40 होगा और ये वाला भी 40 होगा। मुझे बताओ कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि एंगल APO प्लस एंगल POA प्लस एंगल OAP का सम 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम। इसको APO यानी इतना एंगल प्लस इतना एंगल प्लस इतना एंगल बराबर 180। इतना एंगल कितना है बच्चों, 40 है। इतना वाला एंगल कितना है, POA वाला, ये यही तो नहीं पता सर हमें यार, इसी के लिए तो पूरी की पूरी जंग छड़ेगी है। OAP वाला 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री हो गया। तो हम समझ सकते हैं कि एंगल POA इज सिंपली इक्वल टू 180, 90 और 40 130 होगा ना, तो 130 को इधर माइनस कर दीजिए। शायद आपको दिख रहा होगा कि 50 डिग्री मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, आप समझ जाओगे। तो ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार सभी बच्चे।
लिखा हुआ है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, यानी कि प्रूव कीजिए कि दोनों के दोनों जैसे प्रूव दैट द टेंजेंट, अच्छा मैंने आपको कॉर्ड बताया था पीछे, याद है आपको कॉर्ड मैंने कहा था किसी भी दो पॉइंट को, तो आप सोचो कि डायमीटर का कॉर्ड से कोई रिलेशन होता है कि, अगर आपको पता है तो नीचे लिखिए आप प्लीज जरूर। फिलहाल प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर, डायमीटर क्या होता है अगर आप समझे होंगे अभी इस बात को जो मैं कह रहा था, डायमीटर बेसिकली सेंटर ऑफ द सर्किल, अगर ये सर्किल का सेंटर है समझना, यानी कि सर्किल के सेंटर से, मेरी बात समझिए प्लीज, सर्किल का ये कौन है सेंटर है, सर्किल के सेंटर से जाने वाला जो कॉर्ड होता है बेसिकली ये कॉर्ड है कि नहीं है, अगर मैं इसे ए पॉइंट कहता हूं इसे मैं पॉइंट बी कहता हूं, तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये ए बी बेसिकली एक कॉर्ड होगा, डेफिनेटली सर ए बी कॉर्ड है, लेकिन ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, सबसे ज्यादा बड़ा कॉर्ड यही है जो कि सेंटर से पास करता है, इसके बराबर लंबाई किसी और की नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों को जोड़ूंगा तो भी कॉर्ड बनेगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो भी कॉर्ड बनेगा, सबको जोड़ने से कॉर्ड बन रहा है, लेकिन सबसे बड़ा लेंथ का कॉर्ड यही होता है। तो डायमीटर की डेफिनेशन ही यही है, अगर आपने लिखा था बधाई हो कि डायमीटर होता ही है लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है, लॉन्गेस्ट लेंथ का जो कॉर्ड होता है, ठीक है। अच्छा फिलहाल क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि द प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर, डायमीटर ये हो गया डायमीटर ऑफ अ सर्किल, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, क्या ऐसा दिखेगा टेंजेंट, बोल ले कि प्रूव करो कि दोनों के दोनों पैरेलल है, भाई पहले तो दिख ही रहे पैरेलल है, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। हम एक बात समझेंगे, हम बोलेंगे आप चाहो तो आप, अरे यार चलो मैं लिख लेता हूँ ऐसे, अरे यार की बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मत समझना सर आपको बड़ी दिक्कत हो रही है बोलने में, नहीं हो रही है हमें दिक्कत, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। तो गिवन बेसिकली हमारे पास क्या, लेट वी हैव अ सर्किल ऑफ radius r which is equal to CA and equal to CB, having two tangents at point A and point C, point A and point B। आप लिख देना वी हैव अ सर्किल whose center is lying at whose center is at C, और फिर आगे लिख देना जो भी दिया वो लिख देंगे, ठीक है। देन व्हाट वी नीड टू प्रूव इज बच्चों, प्रूफ दैट, जो समझ में आता है वही लिखना है, ऐसा नहीं कि रटाई रटाई बातें लिख दी हमने, अगली बार मैं आऊँगा मैं कुछ और लिख दूंगा इसी में, ऐसे ही होना चाहिए, एक ही बात नहीं लिखने की हो रही है, हम अगर याद करके थोड़ा ना क्या लिखना है हमें जो दिख रहा है हम वो लिख रहे हैं यार। चलो ठीक है, हमें प्रूव करना है कि जो XY लाइन है दिस इज पैरेलल टू PQ लाइन, ये कहाँ से आ गई सर, नाम दे देता हूँ ना यार, ये XY ऐसे करके कह देता हूँ, PQ इस तरह से लाइन को दे दिया, तो बेसिकली टेंजेंट्स ही है, तो अल्टीमेटली हमें टेंजेंट्स को पैरेलल प्रूफ करना है। अच्छा आप एक बात समझ सकते हैं क्या, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैं आगे की कहानी अब उपपत्ति पे मैं आता हूँ, आगे बात क्या है, बात ये है कि सर CA जो है दिस इज परपेंडिकुलर टू XY, कितने बच्चों को समझ में आ पा रहा है कि CA इज परपेंडिकुलर टू XY है, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। क्या मैं गलत कह रहा हूँ, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट होती है, क्योंकि रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, इट मस्ट बी 90 डिग्री। सिमिलरली क्या आप समझ पाते हो कि C ऑफ B इज परपेंडिकुलर टू PQ, अगेन रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, सेम, क्योंकि हम समझते हैं कि ये भी रेडियस की तरह एक्ट क्या कर रहा है, एक्ट रेडियस है वो, तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब आप मुझे कितने बच्चे एक बात समझा सकते हैं, मतलब देख सकते हैं यहाँ से, मुझे मत समझाओ खुद समझ जाओ। बात यह है कि कितने लोग समझ पा रहे हैं कि जो CAX होगा एक बारी के लिए, कि एंगल CAX बराबर है एंगल CBP के, या फिर आप उल्टा कुछ जो मना है बोल सकते हो, मतलब दोनों के दोनों 90 डिग्री के बराबर है, हमें समझ में आ रहा है। कितनों को ये बात पता है कि जब हम कहते हैं कि दो पैरेलल्स के बीच में अगर कोई एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं इस तरह की, ये लाइन जितना एंगल यहां बना रही होती है उतना ही एंगल यहां बना रही होती है, क्या हमें पता है? इन दो पैरेलल्स को हम जानते हैं कि हम पैरेलल लाइन कह रहे हैं, तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी इसे ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। क्या आप जानते हैं, छोटी सी बात, ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो कुल मिला के बात ये होती है कि ट्रांसवर्सल लाइन एक यहाँ पर कौन सा एंगल होता है, नाम बताना इसका कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर एंगल का क्या नाम होता है मुझे बताना, ठीक, कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताना। तो कुल मिलाकर आपको क्या ऐसा फील नहीं आ रहा कि भाई इसका उल्टा भी तो सही होता था ना जब हम प्रूव करते थे। अगर मतलब ये, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इसका जरूर मतलब ये कि ये जो लाइन है, लाइन 1 और लाइन 2 आपस में पैरेलल होगी। ये इसका रिवर्स है। मेरी बात दोबारा से सुनो, अगर दो पैरेलल के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन आती है तो वो इन दो एंगल्स को इक्वल कर देती है। अब इसका उल्टा, अगर दो एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस जरूर पैरेलल होंगी एक दूसरे के। इसका रिवर्स है थ्योरम का, जो हमने बेसिक अपनी एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ा हुआ। तो कुल मिलाकर के अगर ये हमें गिवन हो गया, दिस ओनली इंप्लाइज व्हाट, कि अगर ये एंगल इक्वल हो गया, इसका एक ही मतलब है कि एक्स वाई पैरेलल हो गया भाई पी क्यू के। अब उस एंगल, मैं यहाँ पे बोलूंगा भी नहीं उसका नाम, आप लिख देना फ्रॉम
इस बगल में लिख देना वो कौन सा एंगल होता है, वो जो आपने अभी कमेंट सेक्शन में लिखा वही वाला, उसी के रेफरेंस में आप ऐसा कह पा रहे हो, ठीक है ना। हो गया ना प्रूफ, समझ में आ चुका होगा शायद आपको। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। इसको समझना, जैसे ये हमारे पास एक टेंजेंट ड्रॉ, अरे क्या हो गया ये हमारे पास मान लेते हैं सेंटर है, और ये मान लेते हैं बच्चों हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्किल पासेस थ्रू द। अच्छा मैं समझाता हूँ, सर्किल का सेंटर मान लेते हैं सी है, बोल लेंगे टेंजेंट है कोई, मान लेते हैं कुछ नाम देगा स्पेशल नहीं देगा तो एक बार के लिए पी बोल दो, पॉइंट पी है मान लेते हैं। बच्चों हमसे सिर्फ इतना कहा गया कि जो इन दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, किन दोनों का, एक मिनट, हमसे सिर्फ इतना कहा गया कि अरे यार आई एम रियली सॉरी यार, वो पेन बार बार आ जा रहा है मेरे पास, मैं नहीं लेना चाह रहा भाई, मैं ये लेना चाह रहा हूँ, ये पॉइंट पी है। ये पॉइंट पी बेसिकली जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्किल का और टेंजेंट लाइन का, इस पर इफ समवन इज सेइंग कि आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इस तरह से मान लेते हैं वी आर ड्राइंग अ परपेंडिकुलर ऑन इट, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, बोल दे कि भाई ये परपेंडिकुलर पक्का 100% ये पास करेगा पॉइंट सी से। अभी तो मेरे अकॉर्डिंग करेगा भी नहीं, थोड़ा प्रणव ढंग का तो बना ले भाई यार, प्रणव थोड़ा ढंग का बना लो उसे यार, जरा सीधा ऐसा बना लो कि कम से कम दिखे वो, मुझे पता है कि मुझे प्रूव करना है लेकिन फिर भी चलो ठीक है। हिली तो नहीं चीज़ अपनी जगह से, नहीं हिली। तो अब बच्चों क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें बारीक सी बात है, ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइन में आपको समझ नहीं आएगा लिखने में क्या लिख दिया मैंने, अगर आपको फील होगा ऑब्जर्वेशन होगा, आपको कोई गलत साबित कर ही नहीं सकता। अगर आपको फील आ गया तो चीज़ का देखना, मैं बताता हूँ क्या है इसमें। सिर्फ आपको पता है कि टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से परपेंडिकुलर गुजारना है, बोल रहे कि ये परपेंडिकुलर पक्का अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं सी से होकर पास करेगा। अभी हम अगर आप बढ़ाओगे ऐसे आगे तो सी से पास करेगा, ये ऐसा ही कह रहे हैं। तो हम आते हैं इस पर, हम बोलेंगे आप प्लीज वो लिख दोगे कि गिवन में कि लेट वी हैव अ सर्कल हुज सेंटर इज लाइंग एट दी सी एंड पी विल द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सर्कल एंड टेंजेंट एंड लेट से वी आर कंस्ट्रक्टिंग कुछ नाम दे देना ऐसे पी क्यू टाइप का, कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट एक्स वाई, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बेसिक बात, उतनी सी बात, उसमें कोई बहुत बड़ी बात है भी नहीं। अभी हमसे बोल रहे हैं कि हमें प्रूव करना है, तो हम एक काम करेंगे, हम बोलेंगे भाई अगर हमने गलती से एक काम कर दिया, हमने बोला अगर हमने गलती से सी से पी को कनेक्ट कर दिया, गलती से किया सी, हमने बोला कि सी पी is perpendicular to xy because we know कि radius is perpendicular to the tangent of this tangent to the circle। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं सर, ये बात समझ में आती है क्या? रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। इस मैंने कुछ नई बात करी या कुछ अलग बात करी? मैंने बिल्कुल नहीं करी, ये बेसिक बात मैंने बोली कि रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट की, थ्योरम नंबर 1 से, ये मैंने सिर्फ इतना कहा। दूसरी बात मैं यहाँ पर कहूँगा कि जो ये चीज़ है आपकी, अगर मैं इसको इस वाली लैंग्वेज में करने लग जाऊँ, असल में जो चीज़ मैंने लिखी है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सी पी वाई, इसको अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सी पी वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल। सिंपल, उसी बात का जस्टिफिकेशन दूसरा, सी पी वाई 90 डिग्री। अच्छा, सेकंड चीज़ को मैं थोड़ा अलग पेन से लिख लेता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि क्यू पी वाई एंगल, अरे भाई इतना अलग भी नहीं लेना था पेन यार कि दिखे ही ना। मैं कहना चाह रहा था कि एंगल क्यू पी वाई कितने लोगों को समझ में आता है कि दैट शुड बी 90 डिग्री ऑल्सो। क्यू पी वाई क्यों होगा 90 डिग्री? सर गिवन है ना, सर गिवन है ना में कि जो आपने लाइन ड्रॉ करी है, बिकॉज हमने बोला कि जो पी क्यू लाइन थी, मैं नहीं बोला यार, क्वेश्चन ने बोला हुआ, पढ़ो तो सही। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट, बोला था भाई, मैं नहीं बोला। तो कुल मिला के हमें गिवन था ये वाला डेटा कि जो ये अपना पी क्यू वाली जो लाइन हमने ड्रॉ करी है, दिस इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, उसके आधार पर मैंने लिखा। अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं इसे इक्वेशन 2 टाइप का कह लूं, इसे इक्वेशन 1 टाइप का कह लूं, और मैं सिर्फ इतना कहूं एक बारी के लिए कि 1 और 2 को मैंने जोड़ दिया, सिर्फ ऐसा कह रहा हूं, तो कितने बच्चों को समझ में आ रहा है कि सी पी वाई में अगर मैं क्यू पी वाई को जोड़ दूंगा तो 90 में मुझे 90 को जोड़ना पड़ेगा नहीं पड़ेगा भाइयों? मैंने बताओ, अगर जोड़ना पड़ेगा तो क्या ये 180 डिग्री के बराबर आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब सी पी वाई प्लस कितना हो गया, क्यू पी वाई बराबर 180 डिग्री हो गया। तो ये हमारे पास फिलहाल यहाँ से बना। इस बात को देख करके हमें क्या समझ में आता है कि सी पी वाई प्लस क्यू पी वाई बराबर 180, यानी कि सी पी वाई प्लस क्यू पी वाई बराबर 180 डिग्री। समझने की कोशिश करना, क्या आपको ये समझाने की कोशिश तो नहीं कर रहा कि इन दोनों का सम एंगल 90 डिग्री है? यही तो है, क्योंकि सी पी वाई का मतलब क्या बच्चों, ध्यान से समझो, ये वाला एंगल, क्यू पी वाई का मतलब क्या है, ये वाला एंगल, मतलब क्यू पी वाई का मतलब क्या है, ये वाला एंगल, इस एंगल, यानी कहीं ना कहीं एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ करके आपका आंसर 180 डिग्री है। क्या आपको लगता नहीं लीनियर पेयर बना रहे हैं? क्या आपको लगता नहीं कि लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं? यानी इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि ये दोनों का सम अगर 180 डिग्री, अगर कोई आपको कहता है कि ये एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल
ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है एक बारी के लिए, कोई कहता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर 180 डिग्री हो रहा है, आप सीधे समझ जाओगे कि एक लाइन की बातचीत चल रही है। ऑब्वियस है ना, लाइन ही तो बना रही है स्ट्रेट एंगल, और कौन बनाता है? स्ट्रेट लाइन ही तो बनाती है। तो इसका मतलब सिर्फ क्या समझ में आ रहा है कि ये टोटल एक लाइन है। इसका मतलब अगर अभी तो दिख भी रहा है कि कहीं ना कहीं येलो वाली ऊपर जा रही है, ये तय हो गया यहां से कि ये पक्का कोलिनियर है। कहने का मतलब है क्यू पॉइंट, पी पॉइंट एंड सी पॉइंट, ये इतना ही कहना चाह रहा है सिर्फ कि पॉइंट क्यू, पॉइंट पी, पॉइंट सी आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है बच्चों की एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। अबे यार इसका अलग है यार, चक्करबाजी, इसके नखरे पूरे नहीं होते। कोलिनियर दैट इज कि जो ये QC है, मतलब ये अपने आप में QP और PC बेसिकली अलग अलग लाइन है ही नहीं। लाइन बेसिकली बच्चों एंडलेस होती है, आपको आगे पता चलेगा। जैसे ये लाइन है ना यहाँ पर, अगर कोई कहता है कि ये Q है और कोई कहता है P है, कोई कहता है C है, तो QC लाइन, QP लाइन, PC लाइन ये सब एक ही चीज़ है। लाइन बदलती नहीं है क्योंकि लाइन का एक ही कैरेक्टर, उसका स्लोप कभी नहीं बदल रहा हो। मैंने क्या कहा समझ लो एक बार, वरना आप प्रॉब्लम में आओगे। Q है, P है, C है। अगर मैं इसको एक बारी के लिए कहूँ कि QP का स्लोप क्या है, यार क्या करा मत। ओ भाई प्लीज़ यार ये मत करना यार, ये हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, हटा रहा हूँ मैं तुझे। बच्चों ये सर्किल पता नहीं कहाँ से आ गया, हट जाएगा, कहाँ से आया ये, माफ़ करो इसको, पता नहीं कहाँ से आ गया, हटा दो इसे। लेकिन आप समझ गए बात को, तो आपको एकदम क्लैरिटी आ चुकी है कि QPC बेसिकली कोलिनियर है, तभी तो बेसिकली इनका एंगल 180 डिग्री है। इसका मतलब ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि जो परपेंडिकुलर में ड्रॉप किया था QP वाला, वो आगे जाके C को टच कर ही रहा है। प्रूव हो गया। फील आना चाहिए हमें, हम लेंगे आराम से, और मैंने लिख भी दिया आपके लिए। चलो, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। चलो फटाफट से, सब कुछ सही है अभी, देखिएगा ऐसे ही मान लो सर्किल। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से 5 सेंटीमीटर पे पॉइंट A, और इससे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो बेसिकली CA आपको पता है कि 5 सेंटीमीटर है, और दूसरी बात क्या है, फ्रॉम द सेंटर O द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A, अच्छा इसको T बोल दो एक बारी के लिए, इसका लेंथ 4 सेंटीमीटर है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो मैं भी पढ़ के दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन को देखो, द लेंथ ऑफ टेंजेंट के बारे में बात कर रही है। कौन सा टेंजेंट? जो पॉइंट A से जाता है। जो पॉइंट A कौन सा है? जो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर पे है फ्रॉम द सेंटर से, वो लेंथ 4 सेंटीमीटर। एक लाइन पे पढ़ो आपको पता चल जाएगा। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक लाइन सीक्वेंस में पढ़ना, आपको एकदम समझ में आएगा। हम जानते हैं कि 90 डिग्री होता है, वी नीड टू फाइंड दिस। तो बच्चों हम वही काम करेंगे बार बार, मैं जानबूझ के काम करा रहा हूँ ताकि आप लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस करो, गलती कभी भी नहीं होगी। आपको दिख रहा है CT परपेंडिकुलर है AT पे, CT परपेंडिकुलर है AT पे। क्या हो गया सेटिंग? ठीक है। तो अब आप देखिए कि AT का वैल्यू हमें कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। उसके अलावा हमें यहाँ पर वैल्यू दे रखा है AC का 5 सेंटीमीटर। वी नीड टू फाइंड दिस। तो हम एकदम समझ सकते हैं कि जो CT का स्क्वायर होगा प्लस जो AT का स्क्वायर होगा, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस, दैट मस्ट बी इक्वल टू AC का स्क्वायर। CT कितना हो गया बच्चों? हमें नहीं पता, इसका स्क्वायर हमें निकालना है, प्लस बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर कितना है? 5 का स्क्वायर 25, माइनस AT का स्क्वायर। बच्चों AT कितना है? 4, 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 गया कितना देगा? 9। 9 रूट के अंदर जाएगा तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क निकल जाएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 यूनिट सेंटीमीटर में दे रखा। तो 3 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, जैसे कि एक सर्कल हमारे पास ये हो गया और दूसरा सर्कल हमारे पास ये होगा। कॉन्सेंट्रिक है दोनों। कॉन्सेंट्रिक का मतलब संकेंद्रीय है। संकेंद्रीय का मतलब दोनों के केंद्र सेम है, दोनों का सेंटर सेम है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द। कितना अच्छा लगता है ना भैया अगर आप ऐसा बनाते। इसको कैसे बनाते मैं बताता हूँ। देखो आपके पास ऐसा लगता है कि आप अभी 10वीं शताब्दी में जी रहे हो। टेक्नोलॉजी की तो चीज़ें हैं ही नहीं ना आपके पास। नहीं ऐसी बात नहीं है यार। हाँ तो कैसी बात है? बात कैसी है फिर? आखिर ऐसे ही है शायद बात। ये हमारे पास 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स टाइप के बन गए। ठीक, अभी क्वेश्चन क्या है? 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो एक की रेडियस 5 है, एक की 3 है, तो बड़े वाले की 5 होगी, छोटे वाले की 3 होगी। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। देखो हमें लार्जर सर्कल के कॉर्ड की लेंथ बतानी है जो स्मॉलर को टच कर रहा हो। यानी क्या हुआ? ऐसा कुछ हम बना सकते हैं, थोड़ी देख ले। क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो कॉर्ड है बेसिकली लार्जर सर्कल पे, वो स्मॉलर को टच कर रहा है, वो इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो, मुझे ये
कंपैरेटिवली आसान लग रहा है मेरे पढ़ने के आसानी से, मेरी ऑब्जर्वेशन के लिए ईजी होगा इसलिए मैं कर रहा हूँ। अदरवाइज आप कैसे भी बना सकते हो, टेढ़ा मेढ़ा आप ऐसा भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ऐसे ही बना सकते हो, बस टच करवाते हुए जाना, छोटे से और बड़े के दोनों एंड पॉइंट को टच करवाना। फिलहाल मैंने अभी ये बना रखा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा मेरे अकॉर्डिंग ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इस तरीके से। तो ए और बी के बीच में मैंने कहीं ना कहीं एक अपना कॉर्ड बना दिया। कॉर्ड किसके लिए है? बड़े वाले के लिए। छोटे वाले के लिए कॉर्ड नहीं, छोटे वाले के लिए टेंजेंट है बच्चों, छोटे वाले के लिए टेंजेंट है, क्योंकि कॉर्ड किसे कहते हैं? दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने से जो बनता है। टाइम कितना हो गया पहले मैं देखता हूँ, अभी हमारे पास है थोड़ा टाइम है अभी हमारे पास। अच्छा ये सेंटर है, दोनों का सेंटर सेम होगा क्योंकि कौन सेंटर किया। अच्छा पूछ क्या रहे थे? अच्छा एक बात देखते हैं, क्या आप लोग आइडिया लगा सकते हो क्या? थोड़ा आइडिया लगाने की हो रही है। कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि डिस्टेंस कितना होगा और कितने लोग समझ पा रहे हैं कि ये डिस्टेंस कितना होगा? तो आप शायद समझ रहे होंगे कि ये डिस्टेंस 5 है, ये भी 5 है। क्यों? क्योंकि हमें बोल रखा है कि रेडियस 5 और 3 है, तो बड़े वाले का 5 ही होगा फिर, तो ये रेडियस ही तो बनेगा बड़े वाले का, क्योंकि सेंटर से बड़े वाले के सर्कम्फ्रेंस पे टच हो रहा है। इसी तरीके से ये वाला डिस्टेंस अगर आप कोशिश करो समझने की कितना होगा, ये 3 होगा, क्योंकि छोटे वाले का रेडियस है कहीं ना कहीं, क्योंकि छोटे वाले के सर्कम्फ्रेंस को वो टच करने की कोशिश कर रहा है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इतनी बातें शायद सभी को क्लियर होंगी। अच्छा अभी हमें करना है क्या, लेट्स से सेंटर को सी कह लेते हैं और इस पॉइंट को कुछ पी टाइप का कह लेते हैं, जहां पर उसने टेंजेंट बनाया। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है टू कंसीडर फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। अच्छा हमें इस कॉर्ड की लेंथ बतानी है, वी नीड टू फाइंड दिस ए बी डिस्टेंस बताना है। तो ए बी का मतलब कहीं ना कहीं ये है कि ए पी प्लस पी बी को हमें कैलकुलेट करके बताना है कि कितना होगा। अगर आप समझने की कोशिश करो, जो चीज़ें हमें नोन है डेटा, उन डेटास को मैं लिख देता हूँ। ये वाला 5 सेंटीमीटर है और ये वाला भी 5 सेंटीमीटर है और ये वाला 3 सेंटीमीटर है जो ऊपर से आ रहा है। ये वाला अननोन है और ये वाला अननोन है। इन दो ट्राइंगल्स को हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर बाई चांस किसी कारण से ये ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हो गए एक बारी के लिए, तो जितना लेंथ ये होगा उतना ही ये होगा। क्या आप ये समझ पा रहे हो बात को? बिल्कुल आपको समझना चाहिए। दूसरी बात, ये सर्किल का, ये छोटे सर्किल के लिए, जिस छोटे सर्किल की अगर मैं बात करूं, उसके लिए सीपी क्या है? रेडियस। छोटे सर्किल के लिए ये जो ए बी है ये क्या है? टेंजेंट। क्या आप समझ पा रहे हो कि ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है? ये 90 डिग्री एंगल है, क्या समझ पा रहे हो? बस काम खत्म हो गया। क्योंकि आप सिर्फ इतना ऑब्जर्व करिए, बहुत बेसिक सी बात मैं आप लोगों से लिख रहा हूं यहाँ पर। इन ट्रायंगल एसीपी एंड ट्रायंगल बीसीपी पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है? थोड़ा ध्यान से देखिएगा इन दोनों ट्रायंगल्स पे। क्या आपको समझ में आ रहा है कि दोनों के ये यहाँ पे आप कितने बच्चों को समझ में आ रहा है कि एंगल सी पी ए बराबर है एंगल सी पी बी के, जो कि 90 डिग्री के बराबर है? समझ में आ पा रही है एक बात? दूसरी बात, कितनों को समझ में आ पा रहा है कि सी ए एंगल और सी बी एंगल भी आपस में बराबर है, जो कि है जो कि बेसिकली इस बारी में 5 सेंटीमीटर के इक्वल है, क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस है। आप समझ पा रहे हो? बिकॉज दे बोथ आर द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, तो इसलिए रेडियस तो इक्वल ही रहते हैं, इसलिए वो भी इक्वल है। अच्छा इसके अलावा कितने बच्चों को ये समझ में आ पा रहा है कि सीपी का लेंथ और सीपी का लेंथ दोनों बराबर है? कारण है कॉमन होने का। क्या आपको यहाँ पर आरएचएस लगता हुआ लग रहा है? ट्राइंगल के जो आपने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी हुई है कंग्रुएंसी वगैरह के लिए, क्या आपने उसमें आरएचएस पढ़ा है? राइट एंगल्ड हाइपोटेन्यूज साइड। तो बेसिकली क्या आपको यहाँ पर दिख पा रहा है कि इस दो ट्राइंगल्स में एक तो राइट एंगल बन रहा है और दूसरा जो हाइपोटेन्यूज है दोनों के सेम है, और तीसरी कोई साइड इक्वल है, जो कि आपको दिख रही है इस बारी में ये इक्वल है। तो आपको दिख रहा होगा राइट एंगल्ड बन रहा है, हाइपोटेन्यूज सेम है और कोई साइड आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाय आरएचएस जो ट्रायंगल एसीपी है दिस इज कंग्रुएंट विद व्हाट? ट्रायंगल बीसीपी। कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं क्या हम? जितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आप कोई से दूसरी बुक से भी उठा के देखो, सेंट्रल आइडिया सब में यही लगता है। क्वेश्चन को और मॉडिफाई किया जा सकता है और मैं कराऊंगा आगे जाके जब हॉट्स क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन अभी सेंट्रल आइडिया समझने की कोशिश करो, ये चीजें समझने की कोशिश करो। इतने क्वेश्चन पे तो एटलीस्ट प्रैक्टिस करनी है कि हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि इस पर करना क्या है हमें, ठीक है ना? हाँ, ये नहीं कि सर आपको कैसे पता चलेगा कंग्रुएंसी, धीरे धीरे पता चलेगा आप लोगों को भी, ठीक है? लेकिन मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या आप बता सकते हो कि सर गलत है, तब तो बात अलग है। फिलहाल बाई सीपीसीटी व्हाट वी कैन से कि जो ये वाला डिस्टेंस होगा, यानी कि जो एपी होगा ट्राइंगल का, जो ये वाला डिस्टेंस होगा एपी और पीबी, ये आपस में बराबर होंगे, है ना? अब मेरे लिए काम बिल्कुल आसान हो गया। मैं किसी भी एक ट्राइंगल को उठा लूंगा, जैसे मैं इस ट्राइंगल को उठा लेता हूँ एक बारी के लिए, सीपीए ट्राइंगल को, मैं एकदम समझ सकता हूँ कि दिस डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर, दिस डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर। तो बेसिकली पाइथागोरस का स्क्वायर वो लगाऊंगा मैं, 5 का स्क्वायर बराबर एपी का स्क्वायर प्लस सीपी का स्क्वायर लगा रहा हूँ। तो बेसिकली एपी का स्क्वायर प्लस सीपी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 है और यहाँ 5 का स्क्वायर 25 है, तो 25 में से 9 गया 16 हो गया, तो एपी का स्क्वायर 16 हो गया, यानी एपी बराबर रूट के अंदर 16, यानी कि 4 यूनिट हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। तो दिस डिस्टेंस इज ऑफ 4 सेंटीमीटर। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन।
ये डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, 4 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। बस हमें समझ में आ गया, क्योंकि हम यहाँ से समझ चुके हैं AP और PB दोनों बराबर हैं, तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा। तो इसका मतलब कितना समझ में आ रहा है कि 8 सेंटीमीटर अपना आंसर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रिलेटरल ABCD बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है और इसे बहुत प्यार से कराऊंगा मैं, क्योंकि गलती करते हो आप इसमें। पहले मैं देख लूँ सब कुछ सही चल रहा सर, फिलहाल तक तो सही चल रहा, आगे का पता नहीं। क्वाड्रिलेटरल ABCD बच्चों प्लीज ध्यान से देखो। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं विदाउट एनी कंडीशन, बस 4 भुजाएं हैं, ठीक है ना। शुक्लाम वरधरम विष्णुम शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये व्यासं वसिष्ठ नपतारम शगतहि पौत्रम मकल्मषम पराशरात्मजं वंदे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD. इसमें बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट लग रहा है और समझना ऐसे। मैं अगर घर से पढ़ के आऊँ ना इस क्वेश्चन को, आपको 2 मिनट में ऐसे करके कराऊंगा ना, और आप हाँ ना कुछ भी नहीं करोगे, लेकिन आप आंसर गलत करके आ जाओगे एग्जाम में पक्का। आप कंफ्यूज हो गए, उस कंफ्यूजन को मैं यहाँ दूर करूँगा, इसलिए कंफ्यूजन देना जरूरी है पहले, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा कंफ्यूजन है कहाँ पे। पहले इधर देखो, कितने बच्चों को समझ में आता है कि ये एक्सटर्नल पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है, ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट की तरह, ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट की तरह, ये भी एक्सटर्नल। समझिए जरा से, ए से इस सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ किया, AS ये वाला जा रहा है, तो बेसिकली टेंजेंट मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट AS है, मतलब S है, और यहाँ P। तो कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि AS बराबर AP के होगा सर, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होता है। फील आ रहा है क्या? ये पॉइंट से टेंजेंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है इस पॉइंट से एक सर्किल पे, और ये सब भूल जाओ, बस इसको ध्यान रखो। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट यहाँ तक का और लेंथ ऑफ टेंजेंट यहाँ तक का बराबर होना चाहिए, प्रूव किया था कुछ। सिमिलरली डी से एक टेंजेंट ये जा रहा है, डी से टेंजेंट यार, तो DR और DS बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से क्या CR और CQ बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से क्या BQ और BP बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बच्चों ये काम कर लोगे तो काम 25 हो गया, बस ये 4 चीजें, क्वेश्चन खत्म हो गया इसमें। लेकिन ये उलझाएगा आपको, मैं बताता हूँ कैसे। अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 इक्वेशन कहता हूं, मैं आपको कह रहा हूं जस्ट ऐड बोथ, ऐड ऑल 4 इक्वेशंस ऐड कीजिए। AS DR देखो जरा क्या करता हूं मैं, AS प्लस DR प्लस CR प्लस BQ दैट विल बी इक्वल टू AP प्लस DS प्लस CQ प्लस BP। देखो जरा, समझते हुए चलना, कुछ भी नहीं कर रहा मैं। अच्छा सर AS DR CR BR, देखो अब मैं समझाता हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ, मैं पहले आपको कंफ्यूज करना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं सारे काम कर रहा हूँ। DR और CR, अगर आप देखोगे DR कहाँ है, DR और CR मिला के DC बनेगा। DR और CR ने मिला करके अपने को DC बनाया। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये वाली चीज कितनी हो गई, DC के बराबर हो गई या CD के। AS और BQ अपने आप को मिला के क्या बना रहा है सर, AS यहाँ रह गया, BQ वहाँ रह गया, ओ सर ये क्या बना रहा है, तो कुछ भी नहीं बना रहा। ऐसे फंसोगे आप एग्जाम में, समझे आप ये चीज जो मैं बता रहा हूँ। अगर आप इसके बाद एक इंटरमीडिएट स्टेप नहीं करोगे, सीधे जोड़ने का काम करोगे, आप ऐसे ही फंसोगे जैसे मैंने फंसवाई। ये फील देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब एग्जाम में आप जब फंसोगे तो आपको याद आएगा मैंने अगली बात क्या कही थी। इसीलिए बच्चों ये इंटरमीडिएट देना इसमें बहुत जरूरी है, आपको जोड़ना है उन्हें। लेकिन समझो अब बात को, हमें समझ में आने लग जाएगी चीजें कि हमें जैसे CR और DR का पेयर बना ना, ऐसे ही पेयर बन रहे होंगे यहाँ पर, और हमें यही खोजने हैं, बैठ करके खोजना, प्यार से खोजना है, कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं। किस्मत अगर अच्छी रही तो एक ही बारी में बच्चा यहीं पे करेक्ट कर देता। अगर मैं टीचर की तरह काम करता है यहाँ पर, मतलब जनरली होता है कि मैं नहीं चाहता इस चक्करबाजी, मैं शुरुआत से इनको इस तरीके से लिखता कि मुझे इंटरमीडिएट स्टेप ना लिखना पड़ता, लेकिन वो काम आप नहीं कर पाओगे एग्जाम में। इसलिए बहुत जरूरी है कि पहले तो मैंने रैंडमली लिख दिया, जो मुझे दिखा भाई इक्वल है, मैंने गलत लिखा, कुछ भी गलत नहीं लिखा। अब मैं बोलूँगा सर AS बराबर है, यार मैंने बिल्कुल से लिखा, लेकिन अब समझने की जरूरत है कि AS के साथ SD जुड़ेगा तब जाकर कुछ बन पाएगा। AS के साथ SD जुड़ना चाहिए। अब AS के साथ SD कैसे जुड़ेगा, AS के साथ यहाँ कहीं SD दिख रहा है आपको, कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ दिख रहा है SD दिख रहा है। वाह सर खतरनाक हो आप, दिखाता हूँ, रुक जाओ कितना खतरनाक हो। AS AP, SD को मैं इधर लिख दूंगा, SD का दो या DS कह दो, इट डजेंट मैटर, DS ही कह लो, बराबर। क्या मैंने कुछ गलत कहा, ये इसके बराबर है तो क्या ये गलत का, बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन मेरे लिए सेटिंग सही हो गई है। हाँ अंदर की बात बता रहा हूँ, आगे भी काम कर मैं लूंगा इसी तरीके से। और कौन बचा, तो इन दोनों की सेटिंग हो गई। CR बचा यहाँ से हमारे पास CR बचा हुआ, और मतलब मैं नेक्स्ट देखता हूँ, ठीक है, यानी AS का तो मैंने DS के साथ कर दिया। फिलहाल मेरे पास नेक्स्ट बच गया, और इसके बाद है CR। जैसे मैंने एक बारी के लिए मैं सोचता हूँ कि मैंने CR को ले लिया, तो CR के साथ मुझे RD चाहिए,
तो सी आर के साथ मुझे आर डी चाहिए, आर डी मुझे कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब सी आर काम का नहीं है, तो मैं मुझे सी क्यू को लेना चाहिए फिर एक बारी के लिए। सी क्यू को कर लूंगा तो सी क्यू के साथ बी क्यू दिख रहा है, हाँ सी क्यू के साथ बी क्यू दिख रहा है, तो मैं दोबारा बताऊंगा, इसे मुझे पता है आपको समझ नहीं आया। तो सी क्यू के साथ तो सी आर ऑटोमेटिकली वहाँ चले गया, बी क्यू को मैं ही रखूंगा। अब अगर आप सेटिंग मिलाओगे तो सारी की सारी चीज़ें फुलफिल हो रही होंगी, पहले मैं कराता हूँ फिर मैं रिवाइज कराऊंगा, इसे डोंट वरी, मुझे पता है कन्फ्यूजन हुआ है। अगर मैं इन चारों को जोड़ दूँ, ए एस डी एस, सबकी लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ रहा हूँ बच्चों, देखो प्लानिंग हम पहले ही कर चुके हैं, एक्टिंग हम ऐसे कर रहे हैं जैसे कि हमने प्लानिंग कुछ की नहीं होगी, सारी गोटियाँ फिट कर रखी है हमने ऑलरेडी। देखो चलो ए पी प्लस डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी, देखिए ए एस प्लस डी एस को ध्यान से देखिए, ए एस प्लस डी एस क्या आपका ए डी बन जाएगा, सी क्यू प्लस बी क्यू, बच्चों इधर देखो सी क्यू प्लस बी क्यू क्या सी बी बन जाएगा या बी सी बन जाएगा, ए पी प्लस डी आर कुछ है क्या, ए पी प्लस डी आर कुछ नहीं होता, लेकिन देखो ध्यान से ए पी प्लस बी पी तो कुछ होता है ना, ए पी प्लस मतलब कॉमन देखो उसमें तो पी पी, तो फिर हमारे ग्राफ में देखो, उसमें देख लो डायग्राम में एकदम क्लियर हो जाएगा कि ए बी हो गया, प्लस जिसमें अंडरलाइन नहीं कर रखा डी आर प्लस सी आर, देखो कॉमन दिख ही रहा डी आर प्लस सी आर, सी डी हो गया। प्रूफ क्या करना था, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, क्या प्रूफ हो गया, ये इसका बेस्ट तरीका है करने का। अब मैं समझाता हूँ, मुझे पता है आपको प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे। सबसे पहला काम जो होता है वो करना है कि टेंजेंट्स इक्वल होते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, करना कर दिया हमने, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, बस सेटिंग उसके बाद करनी है। दिस इंटरमीडिएट स्टेप में आपको समझना होगा, जैसे मैंने देखा पहले ए एस है, मैंने बोला यार ए एस के साथ मैं क्या करूँ ऐड, जैसे ए एस के साथ भाई कब बनेगा उसका डी एस आएगा, मैंने डी एस को ढूंढने की कोशिश करी, यहाँ कहीं नहीं मिल रहा, तो मैंने बोला यहाँ तो इसको पलट दो, यहाँ ले आओ, रूबिक क्यूब खेले हुए आपने ऐसे टाइप का कुछ फील आ रहा है इसमें, तो डीएस को इधर ले आया, तो डीएस को इधर। अभी नेक्स्ट स्टेप मेरे पास आया सीआर, मैंने बोला सीआर में मैं क्या जोड़ूं, मैंने बोला सीआर भाई कहाँ है, मतलब सीआर में डीआर जोड़ूंगा तो काम होगा, लेकिन सीआर में आपको डीआर ऊपर से नीचे तक कहीं दिख रहा, ऊपर दिख रहा है, लेकिन वो डीआर मैं ऑलरेडी शिफ्ट कर चुका हूँ, या तो मैं नहीं करता उसे, तो मैं डीआर को ऑलरेडी शिफ्ट कर चुका हूँ इधर, तो उसके बाद वापस छेड़छाड़ नहीं करूंगा अभी, तो मुझे मिला सीआर के साथ सेटिंग नहीं बैठ पा रही, तो मैंने बोला अच्छा सीक्यू के साथ बैठेगी फिर, तो सीक्यू के साथ ढूंढा भाई बीक्यू मिला, तो सीक्यू को बोला तू इधर आ जा भाई, तो सीक्यू को उठा के इधर ले आया। ठीक, ये वैसी सेटिंग है जिसमें आपको कुछ भी याद करके नहीं जाना, फ्री माइंड जाना है। अगर आपको याद करने का शौक है तो फिर इसको प्रॉपरली याद करो, कि गलत तो ये भी नहीं है किसी भी एंगल से, लेकिन ये एक स्टेप के बाद निकला हुआ है, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे, मतलब मैं भी अगर आपकी जगह होता शुरुआत में, मैं भी ऐसे ही करता था कि एकदम रट लेता था कि इसको सीक्वेंस ध्यान रखता था कि इसको यहाँ लिखना है, उसको वहाँ लिखना है, ऐसे करके तभी नहीं होता ऐसा, जैसा मन आ रहा है वैसा कर दो, उसके बाद एक सेकंड स्टेप ले लो, इंटरमीडिएट हो सकता है आपने पहले में ही सही माना हो तो ठीक है, नहीं लगेगा दूसरे में उसे करेक्शन करके करो, ऐड करो, आंसर आएगा। इन फिगर ये कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। इन फिगर ये एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर पैरेलल टेंजेंट्स, ये पैरेलल टेंजेंट्स है, ठीक है, क्योंकि डायमीटर से आरे भी प्रूफ किया था हमने। और एक और टेंजेंट बोल ले कि ए भी टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी पे, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, यानी एक्स वाई को ए पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, और इस वाले को बी पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। बोले प्रूव करो कि ए ओ बी एंगल 90 डिग्री होगा, वी नीड टू प्रूव कि दिस एंगल इज 90 डिग्री, ऐसा हमें प्रूव करना है, वी नीड टू फाइंड दिस एंगल, ऐसा हम समझ सकते हैं। इसकी प्लानिंग सुनो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ईजी क्वेश्चन है। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन अगर मैं करूं, देखो आपको सब समझ में आ जाएगा क्यों किया क्या क्या, एक बार मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं उसे सी तक, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मेरे पास दो ट्राइंगल्स बने, अगर मैं पॉइंट ए को रेफरेंस में लेके चलूं तो ए से बेसिकली दो टेंजेंट्स आए थे, है ना, तो इसीलिए मैंने असल में उसे ज्वाइन भी करा ताकि मेरा वो फील आ सके जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया था अपना ट्राइंगल पढ़ाते समय इसी चैप्टर में। ये एक AP और एक AC दो टेंजेंट्स हैं और ये दो ट्राइंगल्स हैं। अभी जस्ट पीछे हमने इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, अगर आपको याद होगा तो, याद है कि नहीं है, इसलिए मैं अब ज़्यादा वो काम नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है सिंपल, मैं सिंपल बातें लिखता हुआ चलूंगा, मैं सिंपल बातें लिखता हुआ चलूंगा कि ट्राइंगल OAP एंड OAP इज, मैं क्वेश्चन को लेंदी ना बने इसलिए मैं प्रूविंग पे फोकस नहीं कर रहा हूं क्योंकि जस्ट पीछे कराई ना बच्चों अभी, तो कॉन्ग्रुएंसी को सीधे लिखूंगा कि ट्राइंगल OAP और ट्राइंगल OAC आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा कॉन्ग्रुएंट कैसे हुए हम सब जानते हैं यार, क्योंकि इसमें OP बराबर है OC के, तो रेडियस है, उसके बराबर OA और OA बराबर है कॉमन साइड है, दो बातें हो गई, और तीसरी साइड आपका ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 है, तो ऐसे कॉन्ग्रुएंट है, मैंने आपको ऐसे भी बता दिया आराम से, और आप करना प्रॉपर क्वेश्चन के मार्क के अकॉर्डिंग, 2 नंबर का होगा, ज़्यादा जरूरत नहीं है भूलने की, 2 से ज़्यादा मार्क्स का होगा तो एक बार एक कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर देना, ठीक है। तो इसका मतलब ये एंगल जितना है उतना ही एंगल ये होगा, फिर कुल मिला के बात समझ में आती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कुल मिला करके, बिकॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट, सो बाय CPCT मैं कहना चाह रहा हूँ कि OAP वाला एंगल या फिर PAO वाला एंगल जो होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, PA वाला एंगल हो गया आपका CAO के बराबर, ऐसा कुछ कह लो एक बारी के लिए, ठीक है। अभी आगे बढ़ते, जो काम आपने यहाँ किया सेम काम इससे भी होगा क्योंकि B से भी वही काम हो रहा है, टेंजेंट जा रहा है, को जा रहा है, तो बेसिकली आप देख सकते हो इस ट्राइंगल में, मैं लिख लेता हूँ उनका नाम,
ट्राइंगल QBO इज कन्ग्रुएंट टू व्हाट? CBO। मैं थोड़ा सिमेट्रिक टाइप का लिखने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए QBO आया तो CBO हो गया, ठीक है, ऐसे सिमेट्रिसिटी शो कर रहा हूँ। तो ये भी आपस में क्यों? क्योंकि इस बार भी BO दोनों ट्राइंगल में सेम साइड है, दूसरा दोनों ट्राइंगल में OQ और OC बराबर होंगे, रेडियस है। और अगली बात ये कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, इसलिए ऐसे ऐसे ये भी कन्ग्रुएंट है। इतना समझ में आता है अपने को। इसको हटा देता हूँ ताकि इज इट क्लियर एवरीवन? ये भी क्लियर हो गया। तो ये भी कन्वर्ट, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं फिर से क्या इस बारी में कि ये जो QBO वाला एंगल है और जो CBO वाला एंगल है वो इक्वल है। थोड़ा बहुत यहां से आपको दिख रहा होगा P की जगह Q आया, A की जगह B आया, तो एक सिमेट्री भी बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको और अच्छा लगे देखने में, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, ये भी क्लियर होगी। अच्छा, मुझे बताने कि ये एंगल कितना होगा बच्चों। अगर मुझे ये देखो, मैं एक काम करता हूँ, मैंने कुछ नाम लिखे हुए, एक मिनट, ये वेरी गुड शाबाश, मैं यही चाह रहा था। देखो समझना जरा बात को, इनको ना एक डिफरेंट पेन दे देता हूँ मैं, डिफरेंट कलर देता हूँ। इस वाले एंगल पे फोकस कीजिए, इस वाले एंगल पे फोकस कीजिए। क्या हम इन दो एंगल्स को निकाल सकते हैं? क्योंकि अगर हम इन दो एंगल्स को निकाल सकते हैं तो तीसरा एंगल निकालना हमारे लिए आसान होगा, और वही हमें निकालना है, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। मैं एक काम करता हूँ छोटा सा, मैं बोलता हूँ इन ट्राइंगल OAB, प्लीज फोकस ऑन इट। हाँ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ मैं आपको। इसमें अगर मैं बोलूं आपको कि जो एंगल OAB होगा प्लस मैं बोलूं आपको एंगल OBA होगा, और मैं बोलूं प्लस एंगल AOB होगा, जो मेरे ख्याल से हमें निकालना है, AOB निकालना है, दैट मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्या मैंने गलत कहा? कुछ भी गलत नहीं कहा मैंने। मुझे असल में ये एंगल निकालना है। अच्छा, इन पे फोकस करो। ये OAB कौन है? हाँ यही है ना OAB एंगल। क्या ये एंगल की वैल्यू मुझे पता है? मुझे बिल्कुल पता है। जरा ध्यान से प्लीज समझने की कोशिश करना। ये ऑलरेडी पता है हमें यहाँ पर कि क्या होने वाला है, क्योंकि ये एंगल उतना ही है जितना एंगल ये स्टार्टिंग में मैंने बोला था, आपको याद होगा। तो यहाँ पर अगर आप कोशिश करो समझने की कि PAO नहीं, वो नहीं, हाँ PAO, यानी कि असल में जो PAO है, O है, यही असल में आपका PAO एंगल ही आपका OAB एंगल भी है। कहाँ लिखूँ मैं से? OAB यहाँ लिखूंगा तो चलेगा क्या? OAB, समझ पा रहे हो क्या आप? ये तीनों एंगल आपस में एक दूसरे के बराबर है, एंड दे आर इक्वल टू व्हाट? अगर आप इसे कहना चाहते हो तो ये 2 टाइम, मैं इसको PAO है ना, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? खत्म हो गया, बस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बहुत आराम से समझना प्लीज, काम डाउन ना, लंबी गहरी सांस लो, मैं भी ले लेता हूँ। देखो चलो, अगर मैं बात करता हूँ इन क्वाड्रिलेटरल PABQB, मतलब इन क्वाड्रिलेटरल PAB और Q में, PABQP में मैं बात कर रहा हूँ। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मैं इस पर बात कर रहा हूँ, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, प्यार से समझाता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चों को कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, जबकि बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। क्या आपको समझ में आ रहा है? इसको मैंने लिया, इसमें देख के कि इतने बच्चों को समझ में आ रहा है कि सर ये कितने बच्चों को समझ में आ रहा है कि सर ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है, सर ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, बस ये दो एंगल्स हमारे लिए अननोन है। ये दो में कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा एंगल और यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा एंगल हमारे लिए अननोन है। मैं इस चीज़ को करने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ 90 डिग्री प्लस ये वाला एंगल कितना है? ये वाले एंगल को मैं नाम दे सकता हूँ PAB, एंगल PAB, प्लस मैं बोल सकता हूँ ये वाला एंगल PAB हो गया, इस वाले एंगल को मैं बोल सकता हूँ ABQ टाइप का, फिर मैं बोल सकता हूँ प्लस करके ये वाला एंगल 90 डिग्री है, एंड नहीं लिख देता हूँ, एंड दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। ऐसा ही होता है क्वाड्रिलेटरल का एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो 90 90 180 हो गया, 360 में से घटेगा तो 100, तो कुल मिला के PAB प्लस एंगल ABQ बराबर हो जाएगा 360 में से 180 घटेगा तो 180 फिर से बच जाएगा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्या ये सभी बच्चों को ये बात क्लियर है यहाँ तक की? यानी मुझे समझ में आ गया कि जो PAB यानी कि ये एंगल और जो ये एंगल है ये कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्री एंगल्स है, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर हो रहा है, ठीक है। और आपको पता था कि ये एंगल इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, इतने इतने में, इतने इतने में। क्या बात समझ में? और खत्म हो गया क्वेश्चन अब यहाँ पर, अगर आपको ये बात समझ में आती है तो। क्योंकि असल में PAB को अगर मैं इसकी टर्म्स में लिखना चाहूँ, क्योंकि मुझे PAB नहीं चाहिए, मुझे चाहिए था असल में यहाँ पे, अब देखो ना, फोकस करो, मुझे चाहिए OAB। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, मैं दोबारा रिवाइज करा दूंगा इस चीज़ को। हमें चाहिए OAB, और आप समझ सकते हो कि OAB जो है वो जस्ट हाफ ऑफ PAB है। कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि PAB का अगर मैं हाफ कर दूं तो वो OAB है, या दूसरे शब्दों में 2 टाइम्स ऑफ OAB अगर मैं करूंगा तो वो PAB के बराबर आएगा।
यानी कि अगर मैं ओ ए बी यानी इस एंगल का 2 गुना करूंगा तो वो इतने के बराबर आएगा, तो उसी चीज को मैं लिख रहा हूं। सिमिलरली जो ये ए बी क्यू आपका लिखा हुआ है, ए बी क्यू कहां पर है, ए बी और क्यू, ए बी क्यू यानी मैं इसको कहना चाह रहा था ए बी क्यू, ये वाला एंगल। क्या आपको नहीं लगता कि ये वाला एंगल इसके साथ अगर आप रिलेट करो, किसके साथ, ए ओ बी, ओ ए बी हो गया, ओ ए बी हो गया, एक मिनट, लेट मी थिंक ऑन इट, क्योंकि मुझे चाहिए इस ट्राइंगल के लिए मुझे चाहिए ये वाला एंगल। मैंने कंफ्यूज तो नहीं करा आपको, मेरी पहले से प्लानिंग बहुत क्लियर है, और वो ये है कि मुझे इस एंगल पे रेड वाले पे और इस वाले एंगल पे फोकस करना है। मुझे यहाँ ए बी क्यू मिला हुआ, ए बी क्यू का मतलब ये हुआ कि ए बी क्यू यानी कि ये टोटल एंगल मिला हुआ, और मैं समझता हूँ कि टोटल एंगल का आधा करूँगा तो मुझे मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं दूसरे शब्दों में ये भी कह सकता हूँ कि इसका 2 गुना करूँगा तो ये मिलेगा। इसीलिए ए बी क्यू एंगल जो यहाँ पर मुझे दे रखा है, ए बी क्यू एंगल ये बराबर होगा, देखो समझ में आ जाएगा आपको, और मेरे हिसाब से समझ आ भी चुका होगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस वाला एंगल, ए बी ओ एंगल। हाँ, दिस इज क्लियर नाउ। मैंने उसे ए बी ओ ही कहा है यहाँ पे, ए बी ओ कहा है क्या, ए बी ओ कहा है कि ए ओ बी कहा है मैंने, ए बी तो नहीं, देखो ए बी ओ कहो या ओ बी ए कहो, बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड फॉर द एंगल बी, है ना, तो आप कुछ भी कहो उसे, इवन अभी क्योंकि आप पे कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं ओ बी ए ही कह लेता हूँ मैं भी, वरना बात दोनों तरफ से एक ही है, मैं ओ बी ए ही कह लेता हूँ, लेकिन ना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आराम से, मैं चाह रहा हूं कि आप एक बारी में देखो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए मैं इसको रटने वाले तरीके से नहीं करने की कोशिश कर रहा हूं, जो दिख रहा है उस हिसाब से, और मैं दोबारा रिवाइज जरूर करूंगा इस क्वेश्चन को। 180 डिग्री हो गया, क्या दोनों से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं क्या, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए बराबर हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। सो अल्टीमेटली ओ ए बी प्लस ओ बी ए एंगल बराबर 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा क्या। अब समझो ओ ए बी और ओ बी ए कौन से हैं, असल में ओ ए बी और ओ बी ए यही वाले तो एंगल है हमारे अकॉर्डिंग, इसका आंसर कितना है 90 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी बराबर हमारे पास 180 डिग्री हो गया। एंड डोंट वरी, आई विल रिपीट इट अगेन, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया 180 में से 90, यही हमें प्रूव करना था बच्चों, तो दिस इज प्रूव्ड नाउ। लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत प्यारे से करा हुआ मैंने, और मैंने इसको अपने तरीके से थोड़ा आने से पहले सोचा था कि कैसे कैसे इसे करना चाहिए, अच्छे से समझाऊं ताकि आपको, और मेरे हिसाब से मैं समझा। मैं एक बार हल्का सा देखता हूँ टाइम वगैरह से, चल कितना टाइम बचा हुआ। हेलो हेलो, आई होप कि हेलो हेलो हेलो, आई होप की आवाज़ आ रही है, ठीक है। आराम से करेंगे और प्यार से करते हैं इसे, ठीक है। अब मैं आपके लिए एक काम करता हूँ, इस चीज़ को हटा देता हूँ ऐसे, ठीक है, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, प्लानिंग करते हैं दोबारा से। अब आपको देखो क्लियरिटी के साथ समझाता हूँ कि हमने किया क्या था क्या था इसमें, ये ए पे और बी पे, आई होप यही लिखा होगा। भाई क्या कर दिया प्रणव, ये मिटा दिया इन चीज़ों को, ओ ये रहा होगा शायद, पी ये रहा होगा, क्यू ये रहा होगा, आई गेस ऐसा ही रहा होगा। अगर कहीं गलती लगेगी तो करेक्ट कर देंगे बच्चों, प्लीज़ ध्यान से देखो। हमें ना हमारी प्लानिंग सुनो, रिवर्स लर्निंग करते हैं, वी नीड टू फाइंड दिस। हमने करने की क्या कोशिश की, हमने बोला इसको और इसको निकालेंगे, इस एंगल को, तीनों पे इंटीरियर एंगल का सम वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे 180। हमारी प्लानिंग तो ये थी। इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट हमने कैसे किया, मेरी बात को समझते हुए चलना। मुझे ये क्लैरिटी कि जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, और जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, ये क्लैरिटी है मुझे, क्योंकि पीछे से पढ़ के आ रहा हूँ और कंग्रुएंसी वगैरह से हमने प्रूव किया, समझ आया। अच्छा, अब मैंने सिर्फ एक काम करना है, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगाई। मुझे पता है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ये वाला एंगल, मुझे पता है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये भी मुझे क्लैरिटी है। तो ये 90 90 180 हो गया, तो इन दोनों का सम 180 होना ही चाहिए ना, मैं पेन उठा ही नहीं रहा। 90 90 180 हो गया, तो ये कंप्लीट वाला एंगल और ये कंप्लीट एंगल, पक्का इन दोनों का सम 180 होना चाहिए ना। ये कितना होगा मुझे नहीं पता, ये कितना होगा मुझे नहीं पता, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, तभी तो 180 जोड़ के 360 हो पाएगा। तो इतनी क्लैरिटी आ गई कि इसका और इसका सम 180 होना चाहिए। तो इसी को मैंने यहाँ पर लिखा कि एंगल पी ए बी कह दो आप इसे चाहो तो, एंगल पी ए बी और एंगल ए बी क्यू, यही तो कहना चाह रहे हो आप, एंगल पी ए बी और ए बी क्यू 180 होना चाहिए। और मैं इसको समझ रहा हूं कि एंगल पी ए बी को, क्योंकि मुझे लिखना है इन टर्म्स ऑफ वो छोटे वाले एंगल्स जो मुझे निकालना है, रेड वाला। तो एंगल पी ए बी जो आपको दिख रहा है, एंगल जो पी ए बी है, बेसिकली इट इज द ट्वाइस ऑफ दिस एंगल ना, ट्वाइस ऑफ ओ ए बी, तो इसीलिए इसे ट्वाइस ऑफ ए बी। सिमिलरली जो एंगल ए बी क्यू है, ये जो पूरा एंगल यहां से यहां तक का, ये ट्वाइस है ना मेरे इस एंगल का, ए बी ओ का। मुझे ए बी ओ की जरूरत है, ए बी ओ बोलो या ओ बी ए बोल रखा मैंने उसे, इस बारे में क्या फर्क पड़ रहा, बोल भले ए बी ओ।
तो बस मैंने टू किया, आंसर आ गया। इतनी सिंपल प्लानिंग। वो करते करते लगता है कि क्या किया, अदरवाइज मैंने आपको दिखाया एकदम से, आपने कुछ नहीं किया। क्वाड्रिलेटरल की सिर्फ इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी और ट्रायंगल की इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, दो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया, इंटीरियर एंगल का सम और क्वाड्रिलेटरल का सम। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। वेरी नाइस। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, इधर देखो, बोले प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अच्छा, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करें। सबसे पहले तो जो बोल रहे हैं उतना करते हैं। बोल रहे कि एंगल बिटवीन देम, लेट्स से दे आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, पी और क्यू और आर बोल देता हूँ एक बार। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल, एंगल बिटवीन देम इज टू सर्किल इज सप्लीमेंट्री, यानी ये सप्लीमेंट्री होगा किसके साथ, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट joining the points of contact to the center। अच्छा, यानी if we are connecting this to this and this to this, यानी अगर हम इनको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, इसके साथ ये सप्लीमेंट्री होगा, ऐसा ही कहना चाह रहा है। करवाता हूँ, रुक जाओ समझाता हूँ। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है टू अ सर्किल इज सप्लीमेंट्री। ये एंगल सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि इस एंगल और जिस एंगल की बात चल रही है उनको जोड़कर आंसर 180 डिग्री आना चाहिए। तो ये कह रहा है किसके साथ सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट, क्योंकि लाइन सेगमेंट बना ना PQ, जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द, अच्छा ओ माय गॉड, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। एक मिनट, लेट मी थिंक ऑन इट अगेन, मुझे फील नहीं आया इसमें। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल supplemented to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। between this लाइन सेगमेंट कौन से बनेंगे, Q को अगर आप C से जोड़ोगे क्या एक लाइन सेगमेंट बनेगा, और C को आप R से जोड़ोगे क्या एक लाइन सेगमेंट बनेगा। तो इनके बीच का जो एंगल है ये वाला इसके साथ सप्लीमेंट्री है, ऐसा वी नीड टू प्रूव इट। हो जाएगा प्रूफ, क्योंकि आप क्लियरिटी कैसे समझते हो कि दिस एंगल इज 90 डिग्री बिकॉज दिस इज टेंजेंट, दिस इज रेडियस, मतलब सॉरी दिस इज रेडियस, दिस इज टेंजेंट, अगेन दिस मस्ट बी 90 डिग्री। खुद बताओ क्या आपको नहीं लगता कि क्वाड्रिलेटरल बना हुआ इस बार? मैं ज़्यादा बात ही नहीं करूँगा, सिंपल आप ही करोगे इस क्वेश्चन को। क्या क्वाड्रिलेटरल आपको बना हुआ नहीं दिखता? क्या आपको नहीं लगता कि इस एंगल का यानी अगर एक बार के लिए थोड़ी देर के लिए एंगल 1 कह दूँ, इसे थोड़ी देर के लिए एंगल 2 कह दूँ, क्या आपको नहीं लगता कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 वाला एंगल और उसके बाद 90 डिग्री वाला एंगल, दूसरा वाला एंगल, इन सबको मिला करके सम 360 होना चाहिए। तो फिर उस हिसाब से एंगल 1 और एंगल 2 जो हमारे पास बचे वो 90 180 हो गया, 360 में से 180 जाएगा, 180 बचेगा। तो क्या एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 हो गया? यही तो सप्लीमेंट्री एंगल बोलता है कि इन दोनों का सम 180 डिग्री हो गया प्रूफ कि सप्लीमेंट्री एंगल है। आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कल सर्कल इज अ रोम्बस। आ जाओ उस क्वेश्चन पे, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, मैं से रफ ही ड्रॉ करता हूँ यार। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग। आ जाओ बच्चों, देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। इवन मुझे पहले ये बनाना पड़ेगा लगता है, समझना जरा। एक पैरेललोग्राम बनाया, देन आफ्टर आई एम ड्राइंग अ सर्कल, अजीब सा सर्कल। क्या है ये, क्या बना दिया प्रणव यार ये? ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, थोड़ा सा मैंने वो किया ना इसमें, हमें वो करना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा डायग्राम में, बस इतना भी नहीं है वैसे, काफ़ी हद तक सही है, बिल्कुल सही है बना हुआ, ठीक। बाकी मैं एक्सप्लेन करते समय बताता हूँ। देखो बच्चों, लेट से ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। दिस इज अ पैरेललोग्राम ABCD एंड दिस इज द सर्कल विच इज इंस्क्राइबिंग इन अ पैरेललोग्राम। प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग, यानी कि पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्किल को, चारों तरफ से घेर रखा है। रोम्बस यानी कहने जा रहा है कि ऐसा पैरेललोग्राम जो सर्किल को कवर करता है चारों तरफ से, यानी टच कर रहे होंगे सर्किल्स चारों तरफ से उससे, तो वो पैरेललोग्राम ही रोम्बस होता है। इसका मतलब पैरेललोग्राम रोम्बस में बेसिक फर्क ये है कि इसी पैरेललोग्राम की अगर सारी साइडें अगर इक्वल हो जाए, क्योंकि पैरेललोग्राम में सिर्फ आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती है, ऑपोजिट साइड, अगर सारी इक्वल हो जाए तो इसका मतलब ये रोम्बस बन जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए बच्चों हमें प्रूव करना है कि रोम्बस है। तो कहीं ना कहीं हमें जो चीज़ें गिवन है इस केस में, पहले वो समझ लो। जो गिवन डेटा है व्हाट इज इट, कि AB इज पैरेलल टू CD, ये पक्का बात है, और AD इज पैरेलल टू BC, ये दूसरी पक्की बात है, क्योंकि हमें पता है कि ऑपोजिट साइड्स डेफिनेटली इक्वल होंगी, इसलिए ऑपोजिट साइड्स को इक्वल कर दिया। ऑल्दो हमें ये भी पता है कि AB इज पैरेलल टू CD और AD इज पैरेलल टू BC, ये तो ठीक है, ये होना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। हमें बस इतना प्रूफ करना है। हमें जो प्रूफ करनी है बात वो ये है
कि हमें कहीं ना कहीं प्रूव कर देना है कि ए बी इज इक्वल टू ए डी। अगर ए बी ए डी के बराबर हो गया तो बेसिकली ए बी अगर ए डी के बराबर हो गया तो चारों आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी ए बी ए डी के बराबर कर लो, या आपका मन करेगा तो आप बी सी को सी डी के बराबर कर लो। तो कुल मिला के चारों साइड्स बराबर करनी है हमें, बस इतनी सी बात है। अभी आमने सामने वाली बराबर है। हम क्या करेंगे, हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। हम बोलेंगे डी पॉइंट्स, अभी जो पिछली बार किया था वही काम करो। लेट से इसको पी कहते हैं, इसे क्यू कहते हैं, इसे आर कहते हैं, इसे एस। किसे काम है नहीं, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स हैं, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स हैं उनको मैंने ये नाम दिए। अब देखो डी से पी का डिस्टेंस और डी से एस का डिस्टेंस क्या सेम होगा? अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। क्या ए से पी का डिस्टेंस बच्चों सेम ही काम करना है जो पीछे बताया था आपको? ए पी से ए क्यू का डिस्टेंस क्या इक्वल होगा? क्या बी से क्यू का डिस्टेंस और बी से आर का डिस्टेंस सेम होगा? सिमिलरली क्या सी से एस का डिस्टेंस और सी से आर का डिस्टेंस सेम होगा कि नहीं होगा? बस इतना बताओ। ये चारों डिस्टेंसेस सेम होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो बस ये लिखे मैंने यहाँ पर। अब मुझे एग्जैक्टली वही काम करना है जो पीछे बताया था मैंने आपको, इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के ट्रिक बनाई है आप लोगों के लिए। मैंने खुद अपने टाइम पे नहीं पढ़ी थी, लेकिन बहुत सोचा समझा कि कैसे बच्चों को ये एक्सप्लेन करूँ। क्योंकि अगर मैं आके करा दूंगा, मैं तो याद करके आ सकता हूँ ना कि किसको कब लिखना है, तो आप भी समझ जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन एग्जाम में आप नहीं कर पाओगे, अभी कर पाओगे अब एग्जाम में, जो मैं अब तरीका बता रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं वही करूंगा। मैं बोलूंगा डीपी प्लस एपी कुछ होता है क्या? डीपी प्लस एपी यहाँ होता है, तो इसकी सेटिंग सही है, इनकी सेटिंग सही है। अच्छा, बी क्यू प्लस सी एस कुछ होता है क्या? सर बी क्यू ठहरा वहाँ और सी एस ठहरा यहाँ, नहीं होता। इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यानी बी क्यू की सेटिंग, देखो बी क्यू की सेटिंग किससे करोगे समझ नहीं आ रहा, लेकिन इन दोनों में देखो बी आर और सी आर की सेटिंग हो रही है क्या? अच्छा एक बार देखता हूँ मैं, बी क्यू के साथ होना चाहिए ए क्यू। अगर आपको बी क्यू को जबरदस्ती करना ही है तो फिर बी क्यू को ए क्यू के साथ सेटल करने के लिए इसको इधर करो। मैं बताता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कुछ भी कर सकते हैं असल में ना, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये करूँगा तो आप बोलोगे वो क्यों नहीं किया, इसलिए इन दोनों को सेटल रहने देते हैं, इसी का काम करते हैं। ठीक है, क्या आपको लग रहा है इसमें बी आर और सी आर की सेटिंग बैठ रही है एकदम? तो पलट दो ना भाई दोनों को यार, क्योंकि ऊपर का हमने कवर कर दिया। एक ही चीज को 3-4 तरीकों से कर सकता है कोई भी इंसान। शुरुआत के 2 की सेटिंग कर दिया, भूल जाओ उन्हें क्योंकि वो सेट है आपस में। अब बाकी 2 पे ही फोकस करो। तो बी आर और सी आर कॉमन देखो किसमें क्या आ रहा है, तो इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो बी आर सी आर। और वहां देखोगे तो बी आर और सी आर मिला के कुछ बना रहा है। तो इसलिए मुझे समझ में क्या आ रहा है बच्चों, मुझे समझ में आ रहा है कि इसका जो मॉडिफाइड वर्जन है वो ये होना चाहिए, डी पी बराबर डी एस, ए पी बराबर ए क्यू। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इतनी बातें। इसमें मैं पलट दूंगा, मैं बी आर को इधर ले आऊंगा, बी क्यू को इधर, और उस वाले को भी इधर ले आऊंगा, सी आर को। अब मेरी सेटिंग बिल्कुल सही है। अब मैं क्या करूंगा, इनको बिल्कुल 1 2 3 4 मान करके ऐड कर दूंगा। सिर्फ ये कर रहा हूं मैं। तो मैं बोलूंगा डीपी प्लस एपी प्लस बी आर प्लस सी आर, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? ds प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी एस। बच्चों प्लीज ध्यान से देखो, ठीक है? अच्छा, dp प्लस एपी, एज वी नो फ्रॉम हियर, dp प्लस एपी इज सिंपली इक्वल टू एडी। br प्लस सी आर, देखो बच्चों प्लीज, br सी आर कितना हो जाएगा? bc के बराबर। उसके बाद ds प्लस ए क्यू, ds का है, ds ही है, और ए क्यू का है भाई। ओ भाई ए क्यू का है, हम तो डर गए यार। ds ही है और cs ही है, देखो ना, ds और cs की सेटिंग करो, cd हो जाएगा। और ए क्यू और बी क्यू की सेटिंग करके ए भी हो रहा होगा, देखो ए क्यू और बी क्यू की सेटिंग करके ए भी हो रहा है, हो गई कि नहीं? और हम जानेंगे एज वी नो दैट फ्रॉम फिगर, हमने साइड में लिखा भी हुआ है कि ए बी बराबर सी डी है, और हमने लिखा हुआ है कि ए डी बराबर बी सी है। वी कैन पुट इट हियर, हम इन चीज़ों को इस्तेमाल में ले सकते हैं। यानी हम क्या बोलेंगे, ए डी के प्लेस पे आप अगर बी सी लिख दोगे एक बारी के लिए तो ये भी बी सी हो जाएगा, मतलब बी सी तो बी सी है, बस ए डी के प्लेस पे बी सी लिखा। ए बी के प्लेस पे अगर आप सी डी लिख दोगे एक बारी के लिए तो मतलब चलो लिख दो फिर। तो कुल मिला के 2 टाइम्स ऑफ बी सी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी डी। तो बच्चों क्या बी सी बराबर सी डी नहीं हो जाएगा? अब देखो बी सी बराबर सी डी में देखना एडजेसेंट साइड इक्वल हो रही होंगी। बी सी बराबर सी डी का मतलब क्या हुआ कि बी सी और सी डी बराबर, हो गया काम खत्म। क्योंकि अगर बी सी सी डी के बराबर है, सी डी ए बी के बराबर था तो बस, और ये उसके बराबर, चार आपस में बराबर हो गए, नहीं हुए, हो गया काम 25 हो गया। हेंस आप लिख देना कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जिसमें मेन प्रॉब्लम होता है उसको टैकल किया मैंने आपके साथ। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार, लेट मी सी कि कितना टाइम हमारे पास बचा हुआ है। हेलो हेलो, ओह आई डोंट थिंक हमारा हो पाएगा। 9 अबे यार 9 मिनट बचे, चलो करते हैं। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact DR length। मैं आपको समझाता हूँ, होपफुली आपको फिगर दिख रहा होगा, मैं देखता हूँ पहले, शायद दिख रहा है, मैं आपको समझा भी दूंगा, ठीक है? इस ट्रायंगल बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है आपको कि फाइंड द साइड AB एंड C।
हमें ए बी साइड बतानी है कितनी होगी और हमें ए सी साइड बतानी है। असल में बतानी इसलिए क्योंकि हमारे लिए अननोन है, इसे एक्स हमने मान रखा है, पता नहीं माना है कि क्वेश्चन में दिया है, जो भी है। 6 सेंटीमीटर ये है बच्चों, ध्यान से देखो, 8 सेंटीमीटर ये है और ये भी एक्स है। क्योंकि क्यों है एक्स? क्योंकि ए पॉइंट से अगर आप इस एफ पॉइंट तक आते हो, ए पॉइंट से ई पॉइंट तक आते हो, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम होना चाहिए, इसीलिए है। और इसीलिए पॉइंट सी है यहाँ पर, एक पॉइंट बी है यहाँ पर, तो बी से लेके ई तक और बी से लेके डी तक, और आप समझ होंगे। तो ये 6 क्यों है आप समझ पा रहे होंगे, ये 6 और ये 6 क्यों है, कारण ये है क्योंकि सी से लेके एफ तक और सी से लेके डी तक लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम होंगे। बी से लेके डी तक का अगर लेंथ 8 है तो बी से लेके ई तक का लेंथ भी 8 होना चाहिए क्योंकि ये लेंथ ऑफ टेंजेंट्स है। और सिमिलरली ए से लेके ई तक और ए से लेके एफ तक के भी लेंथ सेम होंगे क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट है। होप दिस इज क्लियर एवरीवन। इतना फिगर समझ में आता है सबको। एक सर्कमस्क्राइब किया है एक ट्राइंगल ने सर्किल को और वी नीड टू फाइंड द लेंथ वगैरह। और इसकी एकदम फिक्स्ड प्लानिंग मैं आपको समझाता हूँ, इसका प्रॉपर वे समझो करने का क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज व्हाट एस, हम एस निकालने का ट्राई करेंगे। एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है आपका क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर। जो आपने 9th क्लास में हिरोन्स फॉर्मूला वगैरह पढ़ा होगा, बस उसी का इस्तेमाल हम यहाँ पर करने वाले हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट आपसे बात करने वाला हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा इसके पैटर्न को समझने की कोशिश करो, टू द पॉइंट। आप शायद जानते होंगे कि अगर किसी ट्राइंगल की साइड ए बी सी टाइप की है तो उस समय हिरोन्स फॉर्मूला जो हम लगाते हैं उससे पहले एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये कोई हिरोन फॉर्मूला नहीं है, तो बहुत बेसिक चीज़ है। क्योंकि पेरीमीटर क्या होगा, तीनों साइड्स का जोड़ उसका आधा करोगे तो सेमी पेरीमीटर, तो ये तो बड़ी बात नहीं है। अच्छा, लेकिन इसका एरिया निकालने की टेक्निक हिरोन ने दी थी। उन्होंने कहा था इसका एरिया निकालना है तो आप ये कर सकते हो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, ये प्रूव होता है। एस माइनस सी वो प्रूविंग अभी हम नहीं कर रहे हैं, ये होता है, नॉट दिस यार, ये पूरा रूट के अंदर होता है ना। ठीक है, एस माइनस सी ये फॉर्मूला होता है एरिया का। एस एक बार आप निकाल लोगे तो फिर साइड्स को घटा घटा के काम करके एरिया निकल जाएगा। बस हम यही काम करने वाले हैं। अब इधर देखो, सबसे पहले मैं एस निकालता हूँ। एस के लिए मुझे क्या चाहिए, एक साइड का लेंथ 8 + 6 सीधे लिखता हूँ 14 प्लस इस साइड का लेंथ कितना होगा 6 + x। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। 6 + x। दूसरी साइड का कितना लेंथ है 8 + x। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। तो 8 और 6 14, 14 14 28, 28 + 2x डिवाइडेड बाई 2 सेमी पेरीमीटर। तो s बराबर हो गया, 2 बाहर आएगा तो ये 14 बन जाएगा, 2 बाहर आएगा तो ये x बन जाएगा और 2 नीचे वाले 2 से कट जाएगा। शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। ये इतना आंसर बनाएगा सेमी पेरीमीटर। अगर मैं एरिया निकालने की कोशिश करूं, मुझे एरिया का फॉर्मूला पता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बस मैं उसी से काम लूंगा और मैं फिगर में बार बार जाऊंगा भी नहीं क्योंकि मुझे थोड़ा आइडिया लग रहा है यहाँ से, मैं इन्हीं की हेल्प लूंगा। मेरे पास एक तो ए ये हो जाएगा, बी मेरा ये है बेसिकली और सी मेरा ये है, तो मैं यहीं से हेल्प लूंगा, वहाँ नहीं देखूंगा। तो एरिया मेरे पास कितना निकल रहा है सर, एस जो लिखा था वैसे उसे लिख दो। एस कितना है 14 + x। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। 14 + x में से मुझे a घटाना है, यानी 14 + x में से 14 घटा दूंगा तो सिर्फ x बचेगा क्या। फिर 14 + x यानी इसमें से मुझे 6 + x घटाना है। x कट जाएगा बच्चों, आराम से करना। 14 में से 6 गया 8। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ, आप अदरवाइज एक एक लाइन लेके करो। s में से c जाएगा, 14 + x में से 8 + x जाएगा, x कट जाएगा, 14 में से 8 जाएगा 6। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास बच रहा है 8 × 6 = 48, 48x × 14 + x टाइप की कुछ एक चीज़ हमारे हाथ में बच रही है यहाँ से। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्या ये सभी को समझ में आ पा रही है चीज़ जो मैंने यहाँ पर लिखी है? ये हो गया एरिया। क्या इस एरिया को जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, मेरे पास कुछ और टेक्निक है कि मैं एरिया को निकाल सकता था। टोटल एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि इस ट्राइंगल के एरिया को मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, इस वाले को प्लीज़ फोकस में लो। मैं ऐसा करता हूँ, आपके लिए करके दिखाता हूँ, अदरवाइज मेरा करने का फ़ायदा ही क्या हुआ यहाँ पर। देखिएगा प्लीज़, इस पे फोकस करें, इस ट्राइंगल पे। लेट मी टेक अनदर थिंग। एक ये ट्राइंगल ले लिया और उसके अलावा मैं एक और ट्राइंगल ले लेता हूँ, ये वाला। ये 3 ट्राइंगल्स मैंने ले लिया वो दिखाने के लिए, ऐसे थोड़ा ये 3 ट्राइंगल ले, ग्रीन और रेड और ब्लू टाइप का। इन तीनों का सम जो एरिया, इसका एरिया क्या मिलाकर टोटल एरिया बनेगा। हेलो, तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है? इसका मीनिंग ये हो रहा है कि मैं कह सकता हूं कि मेरे पास हाफ, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना, तो बस उसी को इस्तेमाल करूंगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जरा समझना। इस वाले का बेस कितना है, इस वाले का बेस, ये पूरी साइड है क्या, जो कि कितनी है 8 + 6 कितना होता है 14, इंटू इसका हाइट कितना है, यह हाइट इसका रेडियस के बराबर होगा। क्वेश्चन में रेडियस 4 सेंटीमीटर दे रखा है, कितने बच्चे समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब ये 4 सेंटीमीटर प्लस अगेन हाफ ऑफ दूसरे वाले पे आ जाओ। इस ट्राइंगल पे अगर आप फोकस करें, जो ब्लू टाइप का मैंने बनाने का ट्राई किया था, इसमें परपेंडिकुलर साफ साफ दिख रहा है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि हम जानते भी हैं कि टेंजेंट पे रेडियस परपेंडिकुलर होता है, नहीं भी दिया होता हम समझते।
तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगा लेंथ वाइज, तो हाइट भी इसका 4 है, लेकिन इसका बेस कितना है 6 + x, हाइट इसका भी 4 है। प्लस जो तीसरा वाला बचा ये ग्रीन वाला, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये हाइट है इसकी, बेसिकली हाइट कितनी हो गई इसकी 4, मतलब बेस इंटू हाइट या हाइट इंटू बेस एक ही बात है, और 8 + x से इसका मल्टीप्लाई किया। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कुछ भी मैंने ऐसा किया जो आपको बिल्कुल अजीब सा लगा हो, बिल्कुल अलग सा आपने बोला क्या कर दिया, नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है। हाफ कॉमन ले लो, हाफ सब में 56 बोल सकते हो इसको, इसको आप बोल सकते हो 4 टाइम्स ऑफ 6, इवन चलो आप बोल दो, ऐसे ही बोल दो, ये वाला हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 8 + x। थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, मैं अपना अपना स्टाइल है सॉल्व करने का। हाफ को हाफ लिख लीजिए, 56 को 56, 24 + 4x, 32 + 4x, 32 और 24 और 56 इनको एक बार जोड़ते हैं, हाफ ऑफ 6 4 10 2 12, 5 2 7 3 10 और 1 11, प्लस 4 4 8x। अगर आप इसमें से 2 कॉमन निकालोगे तो 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, और 2 कॉमन निकालोगे तो 4x हो जाएगा, वो 2 नीचे वाले से कट जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बच्चों मुझे बात बताओ, इक्वेशन 1 और 2 से जो चीज़ निकली क्या दोनों बराबर हैं? क्योंकि ये भी एरिया बताता है हीरोन्स के अकॉर्डिंग, और ये बेसिक आपको एरिया बताता है, दोनों ही सही बोल रहे होंगे। इसका मतलब एरिया 1 और एरिया 2 आपस में बराबर होंगे, यानी 1 और 2 आपस में बराबर होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो चीज़ है, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट हटा, मतलब चलो मैं लिख देता हूँ पहले, अगर मैं स्क्वायर के साथ लिखूंगा ऐसा करके 56 + 4x टाइप का कुछ एक आपको चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पर, लेकिन दिस इज विद अ स्क्वायर रूट। बस अब एक मुझे फाइनल काम करना है, आई नीड स्पेस फॉर दिस। थोड़ा सा ट्राई करता हूँ यहीं पर, अगर हो जाए तो बाई चांस। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर लूँगा, इट विल बिकम 48x 14 + x, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 56 + 4x का होल स्क्वायर। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बच्चों प्लीज़ ध्यान से देखते हुए चलो, 48x टाइम्स ऑफ, मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं मान के चल रहा हूँ कि जो चीज़ लिखी हुई है, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये चीज़ को हम लेके चलेंगे, बस मैं राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे 4 इसमें से कॉमन आता हुआ दिख रहा है। जैसे ही 4 कॉमन निकालूंगा, अंदर 14 बचेगा और यहाँ x बचेगा, इस तरीके से। सिर्फ इस चीज़ को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 4 का स्क्वायर बाहर आके 16 हो जाएगा, मेरे पास बचेगा 14 + x का होल स्क्वायर। तो अब मेरे पास सिर्फ ये चीज़ इसके इक्वल है, मैं सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूँ बच्चों, है ना। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इवन ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ 48x टाइम्स 14 + x, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 16 14 + x का होल स्क्वायर। और दिस इज क्लियर। 16 इसको 3 बार कट कर रहा है, तो 3x टाइम्स ऑफ 14 + x माइनस का 14 + x का होल स्क्वायर बराबर 0। You can take 14 + x as common. Inside the bracket you are left with 3x minus का 14 + x, and that is equal to 0. तो 14 + x times of 3x में से x गया कितना होगा, 2x minus 14, that is equal to 0. तो इधर 14 + x is equal to 0 और 2x minus 14 is equal to 0. When this is equal to 0, that means x is equal to -14. When this is equal to 0, that means x is equal to 7 सेंटीमीटर हम बोलेंगे। तो ये हम लेंगे नहीं क्योंकि नेगेटिव में साइड चल रही है, तो x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। इसकी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। अब जो भी आपसे पूछा था आप इसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी। तो ए बी अगर आपको निकालनी है, ए बी वाली कितनी होगी 8 7 15, और ए सी वाली कितनी होगी 6 7 13। तो 13 15 और 14 इसकी साइड्स थी, 13 14 15। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू मी। प्रूव दैट। अब तो मेरे ख्याल से बंद हो गया होगा कैमरा। तो सर आप दिख कैसे रहे हो, हमें ये मुझे भी नहीं समझ आता। वैसे यहाँ एंड लिखा आ चुका है, लेकिन मैं लगे रहता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि चल रहा है ये। ठीक है, ऐसा मान लेता हूँ मैं, क्योंकि मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन है। प्रूव दैट, वरना इसे बाद में रिकॉर्ड कर देंगे दोबारा से। सुन कौन रहा मेरी, लेकिन प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। देखिएगा, सर्कल को सर्कमस्क्राइब करने वाले क्वाड्रिलेटरल है। लेट अस से, मैं ट्राई करता हूँ बनाने का। इस तरीके से बच्चों मैंने ट्राई किया है हल्का सा, कि मैंने इसे ए बोल दिया, इसे बी बोल दिया, इसे सी बोल दिया, इसे डी बोल दिया। एक सर्किल को सर्कमस्क्राइब किया एक क्वाड्रिलेटरल ने। बोल रहे कि बताओ प्रूव दैट द ऑपोजिट। मैं आपको समझाता हूँ, पूरा समझाता हूँ, डोंट वरी। इसे P कहता हूँ जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसे Q कहता हूँ, इसे R कहता हूँ और इसे S कहता हूँ। ये चीज़ है।
तो पी क्यू आर एस हमारे पास कुछ चीज़ें हैं हमारे पास। हमसे बोला गया कि आपको ये बताना है कि प्रूव दैट द अपोजिट साइड वो क्वाड्रेटिक सर्कल, मैं मतलब समझाता हूँ उसका। इसका मीनिंग सिर्फ और सिर्फ इतना है। पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे कहीं पे सेंटर है तो सेंटर, ये क्या हो गया, देखना पहले सबको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, फिर आपको एक बारी मैं तुरंत समझा दूंगा कि कहना क्या चाह रहे थे, ठीक है ना। देखिए अब आराम से समझना क्या है। अब आपने कोई भी ऑपोजिट साइड ले लो इसकी, कोई भी ऑपोजिट साइड, जैसे एक बारी के लिए किसी का मन अगर कर रहा है, कोई कह रहा है कि सर हम ना ऐसा करते हैं, मैंने कहा कैसा, आप बोले कि सर हम इस साइड को ले लेते हैं और इस साइड को ले लेते हैं, ऑपोजिट साइड। आपका मन करता है आप इसको और इसको भी ले सकते हो, मैंने किसी एक को लिया, मैंने इसको ले लिया। ये सेंटर पे जो एंगल्स बना रहे होंगे बच्चों, आप ध्यान से देखने की कोशिश करो, क्या आपको लग रहा है कि अगर मैं इसको सेंटर के साथ कनेक्ट करूंगा तो ऐसा कुछ होगा, और सिमिलरली अगर मैं इसको सेंटर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो कुछ ये ऐसा होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? असल में करना कुछ नहीं है अपने को सिर्फ ये बताना है कि ये एंगल और जो ये वाला एंगल है ये सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल अगर ये है तो इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। वी नीड टू ओनली फाइंड दिस, ओनली प्रूव दिस। एक काम करते हैं, मैं इस एंगल को A बोल देता हूँ, इस एंगल को B बोल देता हूँ, इस एंगल को C बोल देता हूँ, इस एंगल को D बोल देता हूँ, इस एंगल को E बोल देता हूँ, इस एंगल को F बोलता हूँ। बहुत प्यारा टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, इसमें कभी गलत होएगा ही नहीं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं बहुत प्यारी ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, मजा आ जाएगा आपको। देखो जो कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि अगर मैं एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, एंगल E, एंगल F और एंगल G को ऐड करूंगा और एंगल H को ऐड करूंगा तो मेरे पास 360 डिग्री आंसर आएगा, क्योंकि मुझे पता है सर्कल का कंप्लीट रिवोल्यूशन 360 डिग्री का होता है। अब कितने लोग प्यार से इस बात को समझेंगे, जबरदस्ती नहीं, प्यार से, लेकिन ये B पॉइंट से अगर मैं यहाँ P की तरफ डाल रहा हूँ, B से मैं अगर Q की तरफ डाल रहा हूँ, तो अभी हमने पढ़ा था कि ये जो ट्राइंगल होगा, ये वाला जो ट्राइंगल होगा और जो ये वाला ट्राइंगल होगा, दोनों आपस में कन्ग्रुएंट है, और ये एंगल A एंगल H के बराबर होगा। कितने बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं? सिमिलरली अगर आप इसके रेफरेंस में देखोगे C के, तो C से एंगल B का और एंगल C का रिलेशन बन रहा है। अगर आप D पॉइंट के रेफरेंस में देखोगे तो ये दो ट्राइंगल में एंगल E और एंगल D का रिलेशन बन रहा है। अगर आप इसके रेफरेंस में देखोगे तो एंगल F का और एंगल G का रेफरेंस बन रहा है। नहीं समझ रहे ना आप मेरी बात? भाई इस ट्राइंगल पे और इस ट्राइंगल में कन्ग्रुएंसी लगी तो G और F बराबर होंगे, नहीं होंगे? क्या G और F बराबर होंगे? उसके बाद आप इस पे आओगे, इस पे A और H बराबर होंगे, जो आपने अभी पढ़ा। तो बस ये चीजें क्या हम समझ पा रहे हैं फ्रॉम ऑब्जर्वेशन? क्या हम समझ पा रहे हैं ऑब्जर्वेशन से? बातें समझ पा रहे हैं सर? अब इतनी प्यारी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, मजा आएगा आपको। आपने पहले ही फोकस में ले रखा है जिस चीज को, उस पर दोबारा ध्यान दो। आपने ले रखा है सर इस व्हाइट वाले एंगल को, ये वाला एंगल और ये वाला। व्हाइट वाले एंगल को अगर आप गौर करोगे तो A प्लस B है वो, और अगर आप इस वाले को गौर करोगे तो E प्लस F है। यहां ढूंढो उसे, A प्लस B ये है और E प्लस F, बात खत्म हो गया काम, उसने आपने उसे मार्क कर लिया। अब इनको बचाए रखो, इनके अलावा जो जो के सब्स्टिट्यूट आपको यहां से दिखते हैं वो लिख दो। खत्म सर, खत्म। वेरी गुड, बहुत नाइस। A और B को छेड़ना भी नहीं मैंने, C और D को छेड़ूंगा बिल्कुल। C को क्या बोलते हैं? B बोलते हैं, लिख दो फटाफट से। C को क्या बोलते हैं? B बोलते हैं ना, लिख दो फटाफट से। D को क्या बोलते हैं? जो भी बोलते होंगे लिख दो। E बोलते हैं, लिख दो। इसको नहीं छेड़ना सर, फिर से E और F को बिल्कुल नहीं छेड़ना, क्योंकि आपने अंडरलाइन किया उसे। तो E और F को वैसे का वैसा। अच्छा, G और H को सर फटाफट से फिर से छेड़ लो। कौन है वो? G और H। मैंने बहुत सोचा सच में इस चीज को करने के लिए, मैंने बहुत टाइम लिया सर्कल का चैप्टर बनाने के लिए, इसीलिए कि मैं घर में होमवर्क कर रहा था कि कैसे आपको एक्सप्लेन करूं। G को F हो गया, और H को कैसे बोलेंगे? H को A बोलेंगे। मैं तुरंत बदल दिया। कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि जिस पर मैंने पहले हाथ रखा था अपना कि मुझे इनको प्रूव करना है, उनको मैंने पहले ही अंडरलाइन करके रख दिया। अब इससे क्या फायदा होगा? A एक बार और B एक बार। तो क्या A और B दो बार हो गए? E भी दो बार है, F भी दो बार है क्या? बस सब दो बार है एक्चुअली। कैन आई सिंपली से कि A प्लस B प्लस E प्लस F बराबर 2 ने उसे काट दिया 180 बार। कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि A प्लस B वही है जो आप पहले प्लान कर रहे थे? अब इसको आप प्रॉपर नाम दे सकते हो BOC। E प्लस F वही चीज है बच्चों, DAO या AOD, जो का मन आ रहा कहने का, 180 डिग्री। क्या आपने प्रूव कर दिया कि दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स? क्योंकि इनका सम कितना आ रहा है? उतना ही आ रहा है। अब आप लोगों को मैं ऐसा होमवर्क देना चाहूंगा कि आप एक काम करना, इस बार इस साइड और इस साइड पे प्रूव करना है कि H प्लस G, आपको ये प्रूव करना है कि H प्लस G प्लस C प्लस D बराबर 180 डिग्री होगा। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है? दिस इज योर होमवर्क, और इसी टेक्निक से करना। बहुत प्यारा टेक्निक मैंने बताया आपको।
तो इस तरीके से हमारे लेक्चर फिनिश हो गया। खुशी भी हो रही है लेकिन थोड़ा गम भी है कि मैंने जो बताया कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं होगा, पता नहीं, ठीक है। अब नहीं होगा तो देखते हैं, हो गया होगा तो देखते हैं, जो भी है पता नहीं क्या होगा। लेकिन मैंने एक करिश्माई चीज़ देखी है कि इसमें 0-0 लिखा जाता है, उसके बाद भी कई बार रिकॉर्ड हो जाता है। क्या पता 1-2 मिनट तक होता हो, लेकिन अभी तो मैंने बहुत टाइम ले लिया। फिर भी आई होप स्टूडेंट्स आपको 10 चैप्टर समझ में आ गया होगा। PYQs इसके रह गए हैं, उसके बाद इसमें हॉट्स के क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका जो भी है रिलेटेड द सर्कल्स वो देखेंगे, मेंसुरेशन पार्ट, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, फ्लो खत्म करके ये सारा आपका मैथ्स खत्म करते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ जरूर बताना नीचे आपको कौन सा चैप्टर चाहिए। अगर आपने लेक्चर पूरा कंप्लीट देखा, यहाँ तक देखा तो बताना, ठीक है ना। और आज मैंने गाना भी नहीं गाया एक्चुअली, मैं पता नहीं क्यों यार ऐसा फील हो रहा है आज, मेरा गला ऐसा क्यों पता नहीं हो रहा है, पता नहीं चल पाया मुझे। अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। अगर आपको लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगा प्लीज़ वीडियो लेक्चर को लाइक जरूर करना, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। रिस्टार्ट विद मोशन में हम लोग ये चीज़ों को पढ़ रहे हैं, सारे के सारे चैप्टर्स में सारे के सारे एजुकेटर्स के द्वारा बहुत बढ़िया काम आपके लिए किया जा रहा है। और सिर्फ एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आपको इधर उधर सब जगह से इधर से देखने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से क्या पढ़ूँ, कहाँ से क्या पढ़ूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर्स हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।